वीडियो की शुरुआत में एक ऐसी अजीब और खौफनाक आवाज पूरे लॉस्ट पैराडाइस में गूंजती है जिसमें एक अजीब सा दुख था। वो आवाज कहती है, लॉस्ट पैराडाइस, डिवाइन आर्ट्स प्रैक्टिशनर्स का सबसे बड़ा नाइटमेयर। और गाइज, ये बात एकदम सच थी। आज तक इस दुनिया में लोग सोचते थे कि डिवाइन आर्ट्स और बैटल टेक्निक्स अलग-अलग हैं, पर आज रियलिटी सामने आती है कि एंड में सब डिवाइन आर्ट्स का ही रास्ता पकड़ते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती बन गई। लॉस्ट पैराडाइस एक ऐसी मिस्टीरियस जगह है जहां डिवाइन आर्ट्स पूरी तरह से नलिफाई हो जाती हैं, यानी कि जो हाफ एंसेस्टर गॉड्स बाहर की दुनिया में आग लगाते थे, यहां पर आते ही वो सिर्फ एक आम इंसान बन चुके हैं। उनके पास ना तो उड़ने की पावर बची है, ना ही उनकी बॉडी से एक सिंगल ड्रॉप एनर्जी निकल सकती है। यहां तक कि एक छोटी सी स्वॉर्ड ची भी यूज नहीं हो सकती। भाई साहब, इस लेवल का पावर सप्रेशन! एक सेकंड पहले तुम पूरे कॉन्टिनेंट के टॉप टियर गॉड हो, और अगले ही सेकंड तुम एक नॉर्मल इंसान बन गए हो जिसे कोई भी मार सकता है। और वही हो रहा था। ये मिस्टीरियस लॉस्ट पैराडाइस अब इन हाफ एंसेस्टर गॉड्स का ग्रेवयार्ड बनने वाला था। जैसे ही प्राइमोर्डियल, स्काई रीचिंग और सन सेक्रेड गॉड जैसे तीन सबसे पावरफुल सुप्रीम बीइंग्स मारे जाते हैं, पूरे इमॉर्टल्स मेन लैंड पर तबाही का मंजर शुरू हो जाता है। आसमान से नॉर्मल बारिश नहीं, बल्कि लिटरली खून की बारिश होने लगती है। आसमान में ब्लड कलर्ड लाइटनिंग चमक रही है, और जमीन पर जब वो बूंदें गिरती हैं तो खून के फूल खिलने लगते हैं। ये एक ऐसी टेरिफाइंग एबनॉर्मल फिनोमिनन थी जो इस दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी थी। जो ओल्ड एंटीक्स और लेजेंडरी कल्टिवेटर्स सैकड़ों सालों से अपनी सेक्लूजन में बैठे थे, वो भी इस कॉस्मिक अर्थक्वेक से जाग जाते हैं। उनकी लिटरल फट के हाथ में आ चुकी होती है, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि क्या हो रहा है। इसका सीधा मतलब था कि उनके सुप्रीम बीइंग्स फॉल हो रहे हैं। एक एरा का एंड हो चुका है, और एक नया ब्लड बाथ शुरू होने वाला है। लॉस्ट पैराडाइस के बाहर जो हालत थी वो मैं तुम्हें शब्दों में बता नहीं सकता। प्राइमोर्डियल लॉर्ड और तोंगथियन सेक्ट के जो डिसाइपल्स वहां खड़े थे, वो अपने आंखों के सामने अपने भगवान को, अपने एंसेस्टर्स को मरते हुए देख रहे थे। वो इतने ज्यादा गुस्से में अंधे हो गए कि वो चीखते चिल्लाते हुए लॉस्ट पैराडाइस के अंदर घुसने लगे ताकि वो किसी तरह शियाओचेन को मार सकें। लेकिन गेस व्हाट, लॉस्ट पैराडाइस का रूल सिंपल है। अंडर एंसेस्टर गॉड रेल्म का कोई भी नॉर्मल प्रैक्टिशनर अगर अंदर घुसा तो उसकी बॉडी और सोल दोनों इंस्टेंट डिलीट हो जाएंगे। और यही हुआ। पफ और पफ की आवाजें आने लगीं। डजन्स ऑफ डिसाइपल्स, चाहे वो बुद्धा के हों, लाउजी के हों या प्राइमोर्डियल सेक्ट के, जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, उनकी बॉडी लिटरली फटकर एक खून के कीचड़ यानी ब्लडी मड में बदल गई। एक के बाद एक लोग बस खून का कचरा बन रहे थे। इस एक सीन ने बाहर खड़े सारे लोगों की रूह कांप दी। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अब एक कदम भी आगे बढ़ाए। ये एक ऐसा लॉस्ट पैराडाइस था जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए थे। और इन सब के बीच में हमारा मेन कैरेक्टर शियाओ चेन अपने हाथ में ब्लड ड्रिपिंग वॉर्ड स्वॉर्ड पकड़े हुए आगे बढ़ रहा था। उसका अगला टारगेट थे बुद्धा और लाओजी। तुम खुद सोचो, कितनी हिम्मत चाहिए एक आम इंसान को इन लेजेंडरी फिगर्स पर तलवार उठाने के लिए। शियाओ चेन काम स्टेप्स लेते हुए आगे बढ़ता है और कहता है, के क्या इनमें से किसी ने भी तेरे ऊपर किलिंग इंटेंट दिखाया था? के वो छोटा सा रेनबो सीक्रेट ट्री के ऊपर बैठा हुआ मासूम बीस्ट अपनी मेंटल फ्लक्चुएशन से बताता है, नहीं, एक्चुअली किसी ने नहीं, बस इन बेनेवलेंट यानी दयालु बुद्धा के अलावा। बूम! गाइज, यहां इस नॉवल की कोर फिलॉसफी हिट करती है। बाहर की दुनिया जिसे सबसे दयालु, सबसे बड़ा शांति का प्रतीक मानती है, उसी बुद्धा ने उस नन्हे मासूम जानवर को मारने की कोशिश करी थी, सिर्फ एक पावर और लालच के चक्कर में। ये सुनते ही शाओ चेन बिना एक सेकंड सोचे अपनी वॉर स्वॉर्ड उठाता है और सीधा बुद्धा की 3.6 मीटर लंबी गोल्डन बॉडी के 2 टुकड़े कर देता है। खून का फव्वारा 10 मीटर ऊपर तक जाता है। बुद्धा, इस दुनिया का सुप्रीम गॉड, एक झटके में आधा कट के जमीन पर गिर जाता है। बाहर खड़े 500 अरहत्स और बोधिसत्वास दहाड़े मार मार के रोने लगते हैं। उनका तो पूरा बिलीफ सिस्टम ही टूट चुका था। अब यहां पर आती है इस नॉवल की सबसे डीप, सबसे गूज़बम्प्स देने वाली स्पीच। शाओ चेन जानता था कि उसने क्या किया है। उसने एक भगवान को मारा है। वो बाहर खड़े सारे आशिक और दीवाने बिलीवर्स की तरफ मुड़ता है और पूछता है, कौन है प्राइमोर्डियल लॉर्ड? कौन है तोंगटियन? कौन है सन सेक्रेड गॉड? और आखिर क्या है ये बुद्धा? लोग उसको गालियां दे रहे थे, उसको बुचर बुला रहे थे, बोल रहे थे कि हम तेरी आत्मा को मिलियंस ऑफ ईयर्स के लिए सील कर देंगे। लेकिन शाओ चेन एकदम इमोशनलेस था।
वो कहता है, तुम लोग इनको सुप्रीम गॉड्स मानते हो, क्या इन्होंने कभी ह्यूमैनिटी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ किया है, जैसे एंशिएंट एंसेस्टर्स सुएरेंशी, यू चाओ या फूशी ने किया था? नहीं, ये सिर्फ वो फ्रॉड लोग हैं जिनके पास बहुत सारी मैजिकल पावर्स आ गईं और इन्होंने अपने आप को एंसेस्टर्स डिक्लेयर कर दिया। इन्होंने अपना रिलीजन बनाया और तुम लोगों को फोर्स किया कि तुम इनकी पूजा करो। जो सच्चे सेंट्स होते हैं ना, जिन्होंने ह्यूमन हिस्ट्री चेंज की, वो कभी अपने फॉलोअर्स को फेथ के लिए मजबूर नहीं करते। ये सारे सन सेक्रेड गॉड, प्राइमोर्डियल लॉर्ड बस चार्लेटन्स यानी धोखेबाज हैं। भाई साहब, शाओ चैन ने सीधा पावर सिस्टम और इन फेक गॉड्स की हिपोक्रिटिकल रियलिटी नंगी कर दी थी। उसकी आंखों में एक आग थी जब उसने आगे कहा, अगर दुनिया मुझे विलन मानती है तो आज मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा विलन बनूंगा। मैं इन सारे हाफ मार्शल एंसेस्टर्स को मार दूंगा ताकि इस दुनिया से सुप्रीम गॉड्स का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाए। मैं रिलीजन की बेड़ियां तोड़ने वाला महान इंसान नहीं हूं, मैं बस सर्वाइव करने के लिए मार रहा हूं और मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर पूरी दुनिया मेरी दुश्मन बन जाए। ये डायलॉग सुन के लिटरली कोई भी फैन पागल हो जाएगा। उसके बाद तो शाओ चैन लिटरली ग्रिम रीपर बन गया। उसने अपनी खून से सनी हुई तलवार फिर उठाई। अगला नंबर था हेवनली डेमोनिक पैलेस के ग्रेट हेवनली डीमन का। उसका सर धड़ से अलग हो गया। उसके बाद बारी थी सेहैंग स्वॉर्ड हाउस की एंसेस्टर की। वो एक ऐसी बेहद खूबसूरत औरत थी जिसे हजारों ओल्ड एंटीक्स अपनी सुप्रीम गॉडेस मानते थे। उसके काले बाल और प्योर वाइट क्लोथ्स उसकी वर्ल्डली परफेक्शन दिखाते थे। लेकिन लॉस्ट पैराडाइस में ना तो ब्यूटी मैटर करती है ना स्टेटस। शाओ चैन ने बिना एक पल झिझके उस पियरलेस ब्यूटी का सर काट के फेंक दिया। उसकी हेडलेस बॉडी एक वाइट जेड की तरह जमीन पर खून से सन के गिर गई। बाहर खड़ी उसकी डिसेंडेंट स्वेन स्वेन जोर जोर से रोने लगी। फिर बारी आती है डाओइस्ट कुंडी की। ये वही गॉड टियर बंदा था जिसके पास लेजेंडरी ट्री ऑफ 7 वंडर्स था। उसका सर भी काट दिया गया। यहां तक कि वेस्ट के गॉड्स हागाइज, सेटन यानी लॉर्ड ऑफ डार्कनेस खुद वहां था। उस इनविंसिबल सेटन को और बाकी 3 वेस्टर्न डिवाइन स्पिरिट्स को शाओ चैन ने गाजर मूली की तरह काट के रख दिया। उन फैनेटिकल फॉलोअर्स ने अंदर आने की कोशिश की और उनकी भी लाशों का ढेर लग गया। लॉस्ट पैराडाइस सच में एक स्लॉटर हाउस बन चुका था। एक के बाद एक करीब 10 हाफ मार्शल एंसेस्टर्स मारे जा चुके थे। इमॉर्टल्स के मेन लैंड पर अब पूरी तरह से पैनिक फैल चुका था। बाहर खड़े सभी लोग नंब पड़ चुके थे और लॉस्ट पैराडाइस के अंदर अब शाओ चैन अब 2 सबसे आखिरी फिगर्स के पास पहुंचा। फील्ड रेस का ग्रेट सेज कॉन्ग ह्वेन, जो कि अनब्रेकेबल माना जाता था। शाओ चैन ने उसे भी एक झटके में वेस्ट से 2 हिस्सों में स्लाइस कर दिया। खून से पूरा बगीचा लाल हो चुका था। और फाइनली बारी आई लाओजी की। लाओजी को इन सभी हाफ एंसेस्टर्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता था। शाओ चैन उसके पास जाता है और ठंडे दिमाग से कहता है, मैं तुम्हारी लेजेंड्स की रिस्पेक्ट करता था, पर पिछली लाइफ में तुम्हारी सच्ची बॉडी डेविल प्लेन पर तबाह हो गई थी और तुम्हें 800 साल लगे अपने सोल को रिफॉर्म करने में। आज मैं तुम्हारी इस बॉडी को यहां खत्म कर रहा हूं। तभी अचानक लाओजी, जो कि पूरी तरह से फ्रीज और मैजिक सील्ड था, अपनी गर्दन घुमाता है और बोलता है, इफ आई रीअपियर इन दिस वर्ल्ड ट्रू इन एक्शन, यानी अगर मैं इस दुनिया में दोबारा वापस आया तो वो सच्ची निष्क्रियता होगी। वेट, क्या ये बंदा लॉक्ड स्टेट में बोल कैसे रहा था? क्या उसने जानबूझ के खुद को मरने दिया? पर शाओ चैन ने ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया और फू करके लाओजी का सर भी बॉडी से अलग कर दिया। और इसके साथ ही लॉस्ट पैराडाइस में जितने भी सुप्रीम एक्सपर्ट्स आए थे वो सारे के सारे क्लियर हो चुके थे। टोटल एनाइलेशन, कोई नहीं बचा। बाहर खड़े लोगों को पता था कि आज के बाद शाओ चैन इस पूरे यूनिवर्स का सबसे बड़ा वांटेड दुश्मन बन जाएगा, पर कोई इस इनसेन अचीवमेंट को झुटला नहीं सकता था। और चैप्टर के एंड में एक बहुत ही फिलोसॉफिकल सीन आता है। एक बटरफ्लाई अपने विंग्स फ्लैप करती हुई एक मैसेज छोड़ती है, As long as the sage is not dead, the great thief will not stop. The half-martial ancestor is destroyed, the world is reopened. इसका मतलब जब तक ये सो कॉल्ड सेंट्स यानी भगवान फेथ के नाम पर चोरी करते रहेंगे, दुनिया बर्बाद रहेगी। आज हाफ एंसेस्टर्स खत्म हो गए हैं, इसीलिए इस दुनिया का सच में एक फ्रेश स्टार्ट होने वाला है। एक तरफ जहां ये पूरा गार्डन खूबसूरत फूलों और हरी भरी डिवाइन ट्रीज से भरा हुआ है, वहां लाइफ और वाइटैलिटी की कोई कमी नहीं है। लेकिन हेवनली स्टेले यानी उस जाइंट मॉन्यूमेंट के पास का 300 मीटर का एरिया लिटरली किसी हॉरर मूवी का सीन लग रहा था। ये वो फॉरबिडन डिवाइन गार्डन था जहां सुप्रीम गॉड्स के कटे हुए हाथ, पैर और उनकी म्यूटिलेटेड बॉडी जमीन पर बिखरी पड़ी थी। पूरे एरिया में एक ब्लड मिस्ट यानी खून की धुंध तैर रही थी। सोचो गाइस, जो गॉड्स कभी पूरे कॉन्टिनेंट को अपने इशारों पर नचाते थे, जिनका खौफ काउंटलेस एराज तक था, आज उनकी लाशें कुत्तों की तरह घास में पड़ी हुई थीं। ये सबसे बड़ा रियलिटी चेक था कि चाहे तुम कितने भी बड़े सुप्रीम बीइंग क्यों ना हो, एंड में तुम्हें भी मिट्टी में ही मिलना है। हाफ मार्शल एंसेस्टर होने के बाद भी उनकी मौत इतनी बुरी और पैथेटिक थी कि कोई भी देख के कांप जाए।
और इन लाशों के बीच में हमारा मेन कैरेक्टर शाओ चेन बिल्कुल इमोशनलेस होके चल रहा था। उसकी पूरी बॉडी इन हाफ मार्शल एंसेस्टर्स के खून से नहा चुकी थी। उसके हाथ में पकड़ी वॉर सॉर्ड से अभी भी लगातार खून टपक रहा था, और वो खून जब फूलों और घास पर गिरता तो उसकी टप टप की आवाज़ लॉस्ट पैराडाइज की शांति में एक ऑमिनस और खौफनाक बीजीएम की तरह गूंज रही थी। बाहर खड़े उन सुप्रीम कॉर्ड्स के डिसाइपल्स की हालत ऐसी थी जैसे उनका पूरा वजूद ही मिट गया हो। वो दहाड़े मार मार के रो रहे थे, चीख रहे थे और शाओ चेन को गालियां दे रहे थे। शाओ चेन, तू एक पापी है, तू इटर्नली एक सिनर रहेगा, तुझे हजारों बार मारना चाहिए। उनका बस चलता तो वो शाओ चेन को जिंदा जला देते। ये उनके लिए डस्क ऑफ गॉड्स था। लेकिन यहां पर इस नॉवल का एक बहुत मस्त ट्विस्ट आता है। एक तरफ अंधभक्त डिसाइपल्स शाओ चेन को गालियां दे रहे थे, तो दूसरी तरफ जो रोग कल्टिवेटर्स यानी नॉर्मल कल्टिवेटर्स जो किसी सेक्ट के अंडर नहीं थे, उनके अंदर का सच बाहर आने लगा। वो चुपके चुपके बोलने लगे, तो क्या हुआ, मार दिया? हाफ मार्शल एंसेस्टर को मारना अलाउड नहीं है क्या? ये सुनते ही गॉड्स के डिसाइपल्स गुस्से में आके चिल्लाते हैं कि कौन बोल रहा है, सामने आओ। पर रोग कल्टिवेटर्स फुल सैवेज मोड में थे। एक ने पीछे से ताना मारते हुए कहा, तुम्हारा पैट्रियार्क मरा है, वो कोई पूरे ह्यूमन रेस का एंसेस्टर थोड़ी था। भाई साहब, यहां पर कल्टिवेशन वर्ल्ड की पॉलिटिक्स और उनका दोगलापन पूरी तरह से एक्सपोज हो गया। अंदर से कोई भी इन फेक गॉड्स की रिस्पेक्ट नहीं करता था। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा क्रेजी और गूज़बम्स वाले पार्ट की, दी अल्टीमेट लूट। गाइस, लॉस्ट पैराडाइज के जमीन पर इस वक्त इतने रेयर और लेजेंडरी आइटम्स पड़े थे जो पूरे यूनिवर्स को हिला सकते थे। सेक्ट लीडर टोंगटियन की लाश के पास लेजेंडरी 4 इमॉर्टल एक्सटर्मिनेटिंग स्वॉर्ड्स पड़ी थी। सोचो, जिसके लिए लोग अपनी जान दे देते हैं, वो वहां घास पर ऐसे ही पड़ी हैं। बुद्धा की लाश के पास उनका 12th ग्रेड लोटस प्लेटफॉर्म चमक रहा था, जिसमें से प्योर लोटस की महक आ रही थी। डाविस्ट जुंटी के पास उनका वंडरस 7 ट्रेजर्स ट्री पड़ा था, और उसके साथ साथ सेटन का मैजिक स्टाफ और सन होली स्टोन जैसे गॉडली आर्टिफैक्ट्स भी जमीन पर बिखरे थे। लेकिन इन सब के ऊपर जो सबसे शॉकिंग चीज थी, वो थी 24 बैटल स्वॉर्ड्स। वहां पर आधी से ज्यादा एंशिएंट बैटल स्वॉर्ड्स लिटरली जमीन में धसी हुई थी या पेड़ों में गड़ी हुई थी। अगर ध्यान से काउंट करें तो शियाओ चेन के पास जो 3 स्वॉर्ड्स थी, उन्हें मिलाकर टोटल 16 एंशिएंट स्वॉर्ड्स लॉस्ट पैराडाइज में मौजूद थीं। बाहर खड़े कल्टीवेटर्स के मुंह से राल टपक रही थी। इन खजानों को देखकर किसी का भी दिमाग खराब हो सकता था। लेकिन शियाओ चेन, वो इन गॉडली आइटम्स को मुड़कर देख भी नहीं रहा था। वो सिर्फ आगे बढ़ रहा था, ये सोचते हुए कि अब आगे क्या करना है। तभी अचानक से एक बहुत ही एंशिएंट और भारी आवाज शियाओ चेन के दिमाग में गूंजती है। ये आवाज किसी और की नहीं, बल्कि उस हेवनली स्टील पर छुपे मार्शल इम्प्रिंट की थी। वो शियाओ चेन से कहता है, तुम सच में कमाल के हो, तुमने मेरे एक्सपेक्टेशंस क्रॉस कर दिए। इन सारे गॉड्स को मार के तुमने दिखा दिया कि तुम्हारे अंदर एक असली मार्शल आर्टिस्ट की स्पिरिट है। शियाओ चेन एकदम ठंडे दिमाग से रिप्लाई करता है कि मैंने ये सब सर्वाइवल के लिए किया, तुमसे मुझे कोई मतलब नहीं। इम्प्रिंट कहता है कि तुम्हारा फाउंडेशन इन गॉड्स के आगे बहुत वीक है, तुम एक ऑर्डिनरी जीनियस हो, एंशिएंट लेजेंड्स जैसे नहीं। लेकिन मुझे तुम्हारी ये रूथलेस डिसाइसिवनेस पसंद आई। और अगले ही सेकंड लॉस्ट पैराडाइज में एक भयंकर अर्थक्वेक आता है। वो सारी 16 बैटल स्वॉर्ड्स जो जमीन पर पड़ी थीं, वो अचानक से हवा में उड़ने लगती हैं। बाहर के लोग शॉक में थे कि इस पावर सप्रेस्ड एरिया में ये स्वॉर्ड्स हवा में कैसे उड़ सकती हैं। पर गाइज, वो स्वॉर्ड्स और स्टील ही तो इस जगह को सप्रेस कर रहे थे। वो 16 स्वॉर्ड्स एक मीटियोर शावर की तरह सीधा शियाओ चेन की तरफ आती हैं। हमारा प्यारा केके अपनी रेनबो लाइट से शियाओ चेन को बचाने की पूरी कोशिश करता है, पर वो स्वॉर्ड्स उस लाइट को चीरते हुए सीधा शियाओ चेन की बॉडी के अंदर घुस जाती हैं। स्विश स्विश स्विश, खून के फव्वारे छूट जाते हैं। शियाओ चेन की बॉडी में 16 बड़े बड़े ब्लडी होल्स बन जाते हैं। उसकी सोल लगभग टूटने वाली होती है और वो दर्द से चीख पड़ता है। बाहर खड़े अंधभक्त डिसाइपल्स खुशी से नाचने लगते हैं और तालियां बजा के कहते हैं, कर्मा, देखो, शियाओ चेन को उसके पापों की सजा मिल रही है। 10,000 स्वॉर्ड्स ने उसको छलनी कर दिया। लेकिन उन गधों को रियलिटी कहाँ पता थी। ये कोई सजा नहीं, बल्कि एक इनसेन पावर अप था। वो 16 स्वॉर्ड्स शियाओ चेन की बॉडी में मेल्ट होके उसकी सोल और बोन्स के साथ फ्यूज हो चुकी थी। मार्शल इम्प्रिंट उससे कहता है, मैं अपना पूरा इनहेरिटेंस तुम्हें नहीं दूंगा, पर मैं तुम्हें नुकसान में भी नहीं छोड़ सकता। ये 16 स्वॉर्ड्स अब तुम्हारी हैं। बाकी की 8 स्वॉर्ड्स के ओनर्स ऑलरेडी फिक्स हो चुके हैं। अगर किस्मत हुई तो उन्हें खुद ढूंढ लेना। याद रखना, इन 24 स्वॉर्ड्स की असली पावर आज तक कोई नहीं समझ पाया है।
इसके बाद वो एंशिएंट स्टील शियाओचिन के दिमाग में मार्शल आर्ट्स का एक नया और अनफैथमेबल रास्ता ओपन कर देता है, एक ऐसी डीप नॉलेज जिसे समझना अभी उसके लिए नामुमकिन था। स्टील उससे कहता है कि अब लॉस्ट पैराडाइज की सील टूटने वाली है, तुम यहां से निकल जाओ। शियाओचैन उस जायंट स्टील के आगे 3 बार बो करता है और लॉस्ट पैराडाइज की गहराई में आगे बढ़ता है। वो जानता था कि ये सारे गॉड्स यहाँ सिर्फ घूमने नहीं आए थे, यहाँ जरूर कोई बहुत बड़ा सीक्रेट है, जिसे ढूंढते हुए वो करीब 10 माइल्स आगे जाता है। और यहाँ से शुरू होता है इस चैप्टर का सबसे इमोशनल और दिल तोड़ देने वाला सीन। आगे जाके उन्हें एक खूबसूरत सी नदी और 3 सिंपल झोपड़ियां दैट इज थैच्ड कटेजेस मिलती हैं। जैसे ही केके उन झोपड़ियों को देखता है वो रोने लगता है, स्क्वीक स्क्वीक मदर फादर। केके की रूह अपने रेनबो ट्री से निकलकर आगे भागती है और एक झोपड़ी के अंदर चली जाती है। जब शियाओचेन अंदर जाता है तो वहां 2 ह्यूमन शेप्ड स्केलेटन्स एक दूसरे के गले लगकर आराम से सो रहे थे। उनके अंदर से एक जेंटल पीसफुल लाइट निकल रही थी। केके उन दोनों स्केलेटन्स के बीच में जाके गिर जाता है और दहाड़े मार मार के रोने लगता है। उसका दुख इतना रियल और इंटेंस था कि पूरे लॉस्ट पैराडाइज की हवा में एक सौरो फैल गया। सारे फूल मुरझा गए, पेड़ों से पत्ते गिरने लगे। सोचो गाइस, एक छोटा सा मासूम बच्चा जिसने आज तक अपने माँ बाप को नहीं देखा और जब देखा तो वो सिर्फ हड्डियों का ढेर थे। केके रो रो के कह रहा था, केके एक ऑर्फन है, मेरी कोई माँ नहीं, मेरा कोई बाप नहीं। ये देखकर शियाओचेन का दिल बैठ गया। उसे फाइनली सब समझ आ गया। ये पूरा लॉस्ट पैराडाइज और ये गॉड टियर सेपरेशन किसी एंशिएंट डीटी का नहीं बल्कि केके के पेरेंट्स का था। केके की पावर्स इसी जगह से आती हैं। और अब हिपोक्रेसी देखो इन सुप्रीम गॉड्स की। बुद्धा, टोंगटियन, लाउजी, ये सारे सो कॉल्ड कंपैशनेट गॉड्स इस मासूम बच्चे के घर में घुसकर उसकी प्रॉपर्टी लूटना चाहते थे और पावर पाने के लिए इस छोटे से केके को जान से मारना चाहते थे। इस रियलाइजेशन ने लिटरली मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। ये भगवान नहीं, उस बच्चे के इनहेरिटेंस के चोर थे। तभी लॉस्ट पैराडाइज के बाहर एक नया खतरा सामने आता है। एक एलिगेंट स्वॉर्ड ओनर आसमान में आके जोर से हंसता है और कहता है, हा हा हा, प्राइमोर्डियल, बुद्धा, टोंगटियन सब मारे गए। अब इसे मॉर्टल वर्ल्ड में कोई सुप्रीम एक्सपर्ट नहीं बचा। अब हमारी दूसरी दुनिया की आर्मी यहाँ पर इन्वेड करेगी। पर तभी उसके पीछे लेजेंडरी मार्शल सेंट सन वू अपने ड्रैगन हॉर्स पर अपीयर होता है, जिससे साफ हो जाता है कि अब 2 रेल्म्स के बीच एक भयंकर वॉर शुरू होने वाली है। पर इन सबसे दूर झोपड़ी के अंदर उन स्केलेटन्स में से एक 7 कलर्ड जेड लीफ दैट इज पत्ता निकलता है और केके के सामने हवा में तैरने लगता है। उसमें से एक बहुत ही प्यारी माँ की आवाज आती है, माय चाइल्ड, तुम आ गए। मौत किसी चीज का एंड नहीं, एक नई शुरुआत होती है। वो पत्ता टूटकर केके की सोल में समा जाता है और आखिरी मैसेज देता है, माय चाइल्ड, ये लॉस्ट पैराडाइज अब तुम्हारा है। और इसके साथ ही एक अर्थ शैटरिंग इवेंट होता है। पूरा लॉस्ट पैराडाइज अचानक से अर्थक्वेक की तरह हिलने लगता है और धीरे धीरे गायब होने लगता है। जमीन के अंदर कई मैसिव बॉटमलेस ब्लैक होल्स ओपन हो जाते हैं जो सीधा यूनिवर्स के एज से कनेक्टेड लगते रहे। पूरा का पूरा मिस्टीरियस गार्डन उस अंधेरे में समा जाता है। बाहर खड़े सभी लोग शॉक में थे। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई थी, पर वो कुछ नहीं कर सकते थे। उनके सामने अब सिर्फ हेवनली मोनोलिथ के पास कई मैसिव टेरिफाइंग ब्लैक होल्स बचे थे। भाई साहब, ये ब्लैक होल्स कोई नॉर्मल पोर्टल्स नहीं थे। ये कहाँ कनेक्ट हो रहे थे? क्या ये यूनिवर्स के एज पर खुलते थे, या इनके अंदर कोई अनइमेजिनेबल सबसे खौफनाक डीमन या गॉड एंसेस्टर सील था? किसी को कुछ नहीं पता था। उन जायंट डार्क केव्स के अंदर से एक ऐसी अजीब और डार्क मैजिक पावर निकल रही थी जो लिटरली लोगों के दिमाग को खा रही थी। कुछ प्रैक्टिशनर्स हिप्नोटिक स्टेट में बिना चाहे उन केव्स की तरफ आगे बढ़ने लगे और जैसे ही वो थोड़ा क्लोज गए, बैंग, उनकी बॉडीज 1 सेकंड में फटकर ब्लड पूल में बदल गई और वो वहीं हवा में डिसअपियर हो गए। सबने एक झटके में अपनी सांसें रोक लीं। उन्हें समझ आ गया था कि बिना मैजिकल पावर्स के ये जगह एक्चुअल एबिस ऑफ डेथ बन चुकी है। यहाँ एक गलत कदम और तुम्हारा वजूद इस यूनिवर्स से डिलीट हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ लॉस्ट पैराडाइज के अंदर हमारा प्यारा केके अब रोना बंद कर चुका था, क्योंकि वो पूरी तरह से फेंट, बेहोश हो गया था। चारों तरफ से ग्लोइंग लाइट के स्पेक्स कंडेंस होकर केके की छोटी सी बॉडी के अंदर घुस रहे थे। हाँ गाइस, ये अब पूरी तरह क्लियर हो चुका था कि लॉस्ट पैराडाइज केके के पेरेंट्स ने उसी के लिए छोड़ा था। शाओचैन चुपचाप खड़ा ये सब देख रहा था। एक तरफ उसे केके की इस ट्रैजिक लाइफ स्टोरी पर दुख हो रहा था, तो दूसरी तरफ इस बात की खुशी थी कि इस मासूम बच्चे को उसका राइटफुल इनहेरिटेंस मिल गया। शाओचैन ने लगातार कई घंटों तक केके को गार्ड किया।
और जब उसने देखा कि केके एक अजीब सी हाइबरनेशन स्टेट में चला गया है, तो वो चुपचाप उस झोपड़ी से बाहर निकल आया। अब शाओ चैन के सामने सबसे बड़ा सवाल था, अब आगे क्या? उसने प्रैक्टिकली इस दुनिया के सारे हाफ स्टेप एंसेस्टर्स को काट के रख दिया था। इसका मतलब था कि वो अब पूरे इमॉर्टल वर्ल्ड का पब्लिक एनिमी नंबर 1 बन चुका था। अगर वो गलती से भी लॉस्ट पैराडाइज के बाहर कदम रखता, तो उसकी ऐसी मौत होती जिसका कोई हिसाब नहीं। उसके पास यहाँ छुपकर चुपचाप कल्टीवेट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। पर शाओ चैन कोई वीक या पेसिमिस्टिक बंदा नहीं है। उसने ठान लिया था कि एक दिन वो अपने दम पर, अपनी एब्सोल्यूट प्योर स्ट्रेंथ से इस दुनिया के सारे दुश्मनों को चीरते हुए बाहर निकलेगा। और इसके लिए उसने स्टार्ट की अपनी सबसे डेंजरस जर्नी, मार्शल कल्टिवेशन। उसके दिमाग में अभी-अभी इम्प्रिंट ऑफ मार्शल आर्ट्स फ्यूज हुआ था। ये एक बिल्कुल ब्रांड न्यू मार्शल पाथ था, जहां मैजिक की कोई जरूरत नहीं थी। एक ऐसा पाथ जो मैजिक को भी सरपास कर दे। क्या तुम सोच सकते हो, सिर्फ अपने नंगे हाथों से आसमान को फाड़ देना? इस कल्टीवेशन में तुम्हारी अपनी फिजिकल बॉडी ही तुम्हारा सबसे बड़ा वेपन होती है। तुम्हारी स्ट्रेंथ इतनी इमेंस हो जाती है कि तुम हेवन, अर्थ और यहां तक कि स्टारी स्काई को भी शैटर कर सकते हो। लेकिन शाओ चैन के सामने एक भयंकर प्रॉब्लम खड़ी हो गई। मार्शल कल्टीवेशन की एक्सट्रीम स्टेट तक पहुंचने के लिए उसे अपनी सारी डिवाइन एबिलिटीज छोड़नी पड़ेंगी। दोनों रास्ते एक दूसरे से क्लैश कर रहे थे। क्या वो अपनी मैजिक छोड़ दे? उसने 8 फोल्ड वर्ल्ड्स जैसी इनसेन एबिलिटी मास्टर की थी, जो आगे चल के 6 पाथ्स ऑफ रीइंकारनेशन को भी हिला सकती थी। वो इस पावर को कैसे जाने दे सकता था? एक तरफ थी फिजिकल बॉडी की गॉड लेवल लिमिट, और दूसरी तरफ हेवन और अर्थ को कंट्रोल करने वाली मैजिक। काफी देर सोचने के बाद शाओ चैन ने अपने दांत पीसे और डिसाइड किया कि वो दोनों को एक साथ कल्टीवेट करेगा। वो देखेगा कि क्या होता है। उसने हेवनली स्टील का मंत्रा सर्कुलेट करना शुरू किया। उसकी बॉडी में डिवाइन लाइट फ्लो होने लगी। उसके अंदर के 16 डिविनाइज्ड एक्यूपॉइंट्स एकदम ब्राइट स्टार्स की तरह चमकने लगे और डिवाइन वेन्स एक्सटेंड होने लगी। साथ ही उसने मार्शल इम्प्रिंट को भी अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस में एक्टिवेट कर दिया। पहले 3 दिन सब कुछ एकदम परफेक्टली स्मूथ चला, लेकिन चौथे दिन असली नाइटमेयर शुरू हुआ। क्रैक। उसकी बॉडी से एक भयंकर आवाज आई। उसकी बोन्स क्रैक होने लगी। उसके स्किन के पोर्स से खून बाहर आने लगा। उसकी पूरी बॉडी ऐसे लग रही थी जैसे वो किसी भी सेकंड ब्लास्ट हो जाएगी। उसकी सबसे पावरफुल वेपन फ्यूजन बॉडी रिफाइनिंग डिवाइन आर्ट पूरी तरह से कोलैप्स हो रही थी। मार्शल इम्प्रिंट और डिवाइन एबिलिटीज आपस में एक डेडली वॉर लड़ रहे थे उसकी बॉडी के अंदर। जब शाओ चैन ने अपनी आंखें खोली तो उनमें एक अनस्वर्विंग डिटर्मिनेशन थी। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। अगले 7 दिन और 7 रात तक शाओ चैन ने जो दर्द सहा है, वो कोई आम इंसान 1 सेकंड भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्रैक क्रैक। उसकी बॉडी की एक एक हड्डी, लिटरली सारी बोन्स पूरी तरह से क्रैक हो चुकी थी और फिर रीअसेंबल हुई। उसका फ्लैश, उसका मांस फट रहा था। जमीन पर उसकी डेड स्किन की लेयर्स और काले खून का एक ढेर लग चुका था। एक पॉइंट पर उसकी सोल तक उसकी बॉडी से बाहर आ गई थी और उसने खुद अपनी आंखों से अपने सिर को शैटर होते हुए देखा था। ये एब्सोल्यूट टॉर्चर था, पर इन 7 दिनों के हेल के बाद रिजल्ट अनइमेजिनेबल था। उसकी पुरानी बॉडी डिस्ट्रॉय जरूर हुई, पर उसकी जगह जो बॉडी आई वो थी ट्रू मार्शल बॉडी। उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ पहले से हजारों गुना ज्यादा हो चुकी थी। ये कोई डिस्ट्रक्शन नहीं था, ये क्वालिटेटिव लीप था, एक ऐसी सुप्रीम एवोल्यूशन जिसने प्रूव कर दिया कि मार्शल आर्ट्स डिवाइन एबिलिटी से किसी भी हालत में कम नहीं है। और इस प्रोसेस में शाओ चैन के अंदर जो पुरानी चीजें थी, जैसे व्हाइट टॉर्टॉइस की चेन, वो फोर्स से बाहर निकल आईं, लेकिन जो एंशिएंट गोल्डन हैलबर्ड और जेट ब्लैक मेटल था, वो अभी भी वहीं थे और उन्हें उनके अंदर बैठे उस मिस्टीरियस गोलम ने अपने पैरों तले दबा के रखा था। शाओ चैन लगभग इस गोलम को भूल ही गया था, पर अब वो मूव कर रहा था। 10 दिन की इस इनसेन रिकवरी और ट्रेनिंग के बाद शाओ चैन उठा और लाशों के उस मैदान की तरफ गया। अब टाइम था इस सीरीज के सबसे एपिक लूटिंग सेशन का। शाओ चैन इन सुप्रीम डेड बॉडीज के पास पहुंचा। उसने देखा कि तोंगतियान की हेडलेस लाश के पास एक स्ट्रेंज स्मूथ स्टोन रखा है।
जैसे ही उसने वो पत्थर उठाया, शाओ चैन की बॉडी से एक सक्शन फोर्स आई और वो पत्थर सीधा उसके अंदर बैठे गोलम के हाथ में चला गया। ये यूचाओ स्ट्रेंज स्टोन था। इसका मतलब वो गोलम कोई छोटी मोटी चीज नहीं बल्कि एक अनइमेजिनेबल एंशिएंट आर्टिफैक्ट था। इसके बाद शाओ चेन फुल गेमर मोड में आ गया। उसने जमीन से 4 इमॉर्टल एग्जीक्यूशन स्वॉर्ड्स और उनका फॉर्मेशन डायग्राम उठाया। फिर वो डाओइस्ट जुंटी के पास गया और उसका ट्री ऑफ 7 ट्रेजर्स उठा लिया। बुद्धा की बॉडी के पास से उसने 12th लोटस प्लेटफॉर्म ले लिया। गाइस सोचो, ये सारे के सारे एब्सोल्यूट होली आर्टिफैक्ट्स हैं। अगर एक भी आर्टिफैक्ट बाहर की दुनिया में आ जाए तो पूरे कॉन्टिनेंट में वर्ल्ड वॉर छिड़ जाएगी। और शाओ चेन ने क्या किया? उसने टाइजी डायग्राम पहना, अपने सर पर 3 होली स्पिरिट क्राउन रखा, पीठ पर इमॉर्टल एग्जीक्यूशन डायग्राम बांधा, कमर पर चारों इमॉर्टल स्लॉटरिंग स्वॉर्ड्स लटका ली, सीने में सन होली स्टोन रख लिया। अपने बाएं हाथ में उसने ट्री ऑफ 7 ट्रेजर्स पकड़ा, दाहिने हाथ में सेटन का मैजिक स्टाफ और वो सीधा 12th लोटस प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो गया। भाई साहब, तुम इमेजिन करो, ये बंदा इस वक्त पूरे यूनिवर्स का सबसे ओवरपावर्ड लोडेड फाइनल बॉस लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने सारे सर्वर के सबसे महंगे आइटम्स अकेले इक्विप कर लिए हों। अगर वो इस हालत में बाहर गया तो कोई भी नॉर्मल हाफ एंसेस्टर उसे टच तक नहीं कर पाएगा। ये इतना अनरियल था कि खुद शाओ चेन को एक सपना लग रहा था। वहीं बाहर की दुनिया में पूरी तबाही मची हुई थी। पिछले 1 महीने से लगातार खून की बारिश हो रही थी। अंडरवर्ल्ड पूरी तरह से डीके हो रहा था। मिलियंस ऑफ स्केलेटन्स और हड्डियां अब पाउडर बन चुकी थीं। हेल की वो टेरिफाइंग सेनलोरा टेम्पल और बिल्डिंग्स सब मिट्टी में मिल चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे व्हील ऑफ टाइम ने सब कुछ क्रश कर दिया हो। डेविल्स प्लेन पर जो 20 मिलियन सोल्स थे, उन्हें साइप्रस फर्नेस को रिपेयर करने के लिए खींच लिया गया था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया, पूरा यूनिवर्स रीस्टार्ट हो रहा है। साथ ही मार्शल साइंट सन वू का एक अदरवर्ल्डली एक्सपर्ट के साथ भयंकर बैटल हुआ। वो अदरवर्ल्डली एक्सपर्ट भले ही रिट्रीट कर गया, पर उसने वार्निंग दे दी थी कि 24 वॉर स्वॉर्ड्स वापस आ चुकी हैं और अब उनकी दुनिया इस इमॉर्टल वर्ल्ड पर भयंकर इन्वेजन करेगी। और एक मिस्टीरियस बटरफ्लाई ज्वांगजी ने आके उन छुपे हुए ओल्ड मॉन्स्टर्स को वार्निंग दी कि इस नई दुनिया में आग से मत खेलो। और अब आता है वो ट्विस्ट जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। 3 महीने बाद केके आखिरकार जागता है। लॉस्ट पैराडाइज पूरी तरह से एक लाइट में कन्वर्ट होकर केके की बॉडी में चला जाता है और शाओ चेन उन सारी लाशों के साथ बाहर हेल में गिर पड़ता है। पर इन 3 महीनों में मॉर्टल वर्ल्ड में कुछ ऐसा हुआ था जिसने मेरी नींद उड़ा दी थी। अलग अलग एम्पायर्स में अजीब बच्चे पैदा हुए। ग्रेट शाया एम्पायर में एक बच्चा पैदा हुआ। जब वो पैदा हुआ तो आसमान से पर्पल आरा आई। उसने रोने के बजाय डीप आंखों से बस एक स्माइल दी। ये कंफर्म लाओजी का रीइंकार्नेशन है। एक और बच्चा पैदा हुआ जिसके हाथों में खून 4 तलवारों का शेप ले रहा था। टोंग टियन की वापसी। रोमन एम्पायर में एक इलेजिटिमेट बच्चा पैदा हुआ जिसके कमरे में सन जैसी गोल्डन रोशनी आई। सन सेक्रेड गॉड। पर सबसे बाप एंट्री थी ब्रह्मा एम्पायर वाले बच्चे की। वो बच्चा पैदा होते ही एक हाथ आसमान की तरफ और एक जमीन की तरफ करके चारों दिशाओं में 7 कदम चलता है और कहता है, आई एम दी ओनली वन इन द वर्ल्ड। बुद्धा इज बैक। गाइज, ये सारे गॉड्स मारे नहीं गए, इन्होंने सिस्टम हैक करके एज अ बेबी दोबारा जन्म ले लिया है। और वीडियो के एंड में हमारा चल फिरता वेपन्स का ढेर शाओ चेन उन सारे होली आर्टिफैक्ट्स की कंबाइंड पावर यूज करके रीइंकार्नेशन के साइकिल को तोड़ता हुआ हेल फाड़ के बाहर निकलता है। रीइंकार्नेशन का साइकिल पूरी तरह से शैटर टूट चुका है और शाओ चेन एक भयंकर आग की तरह हेल से बाहर निकलता है। और गाइज, उसका लुक, भाई साहब, अगर इस वक्त कोई नॉर्मल कल्टिवेटर उसको देख लेता तो वहीं बेहोश हो जाता। उसने लाओजी का ताइची डायग्राम पहना हुआ है, सिर पर वेस्ट के गॉड्स का 3 होली स्पिरिट क्राउन रखा है, पीठ पर टोंग टियन का इमॉर्टल स्लेइंग सॉर्ड डायग्राम बांधा है, कमर पर 4 इमॉर्टल स्लॉटरिंग सॉर्ड्स लटक रही हैं, उसके सीने में सन सेंट स्टोन धक धक कर रहा है, लेफ्ट हैंड में डाओइस्ट जुंती का 7 वंडर्स ट्री है, राइट हैंड में सेटन का मैजिक स्टाफ है और सबसे बाप चीज, वो चल नहीं रहा है बल्कि बुद्धा के 12th ग्रेड लोटस प्लेटफॉर्म पर हवा में फ्लोट कर रहा है। उसकी आसपास बाइबल और दूसरे होली आइटम्स भी घूम रहे हैं। शाओ चेन खुद इस लुक को देखकर एक सेल्फ मॉकिंग स्माइल देता है और कहता है, लगता है मैं किसी न्यूली रिच बंदे की तरह दिख रहा हूं। मतलब उसको खुद समझ आ रहा था कि ये कितना ज्यादा शो ऑफ लग रहा है।
पर उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। वो जानता था कि उसने पूरे यूनिवर्स के एंसेस्टर्स को मारा है। अगर वो अपने आप को इस लग्जूरियस बैटल सूट से प्रोटेक्ट नहीं करेगा तो बाहर बैठे गॉड्स के डिसाइपल्स उसको 1 सेकंड में कच्चा चबा जाएंगे। उसकी खुद की कल्टिवेशन इन पुराने मॉन्स्टर्स के आगे कुछ भी नहीं थी। तभी शाओ चैन के दिमाग में एक बहुत क्यूट और नींद से भरी आवाज आती है, या मैं अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा। ये हमारा प्यारा केके था। एक्चुअली शाओ चैन को जल्दी हेल से इसीलिए निकलना पड़ा क्योंकि लॉस्ट पैराडाइज की सारी रेडियंस केके की सोल में घुस गई थी और अब वो फोर्स से केके की फिजिकल बॉडी को वापस बना रही थी। इस प्रोसेस की वजह से केके एक बहुत ही डीप स्लीप में जाने वाला था। शाओ चैन उसे प्यार से कहता है, सो जाओ छोटे, आराम से सो जाओ। केके मासूमियत से पूछता है, पर जब वो बुरे लोग आएंगे तब तुम क्या करोगे? मेरा अब कोई बाप नहीं, कोई माँ नहीं, मैं अपने एक और फैमिली मेंबर शाओ चैन को खोना नहीं चाहता। केके की इस बात पर लिटरली किसी की भी आंखों में आंसू आ जाएं। लेकिन शाओ चैन एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ उसकी टेंशन दूर करते हुए कहता है, फिक्र मत कर छोटे, जब तक कोई एक्चुअल हाफ मार्शल एंसेस्टर सामने नहीं आता मुझे कोई छू भी नहीं सकता। मेरे पास इतने होली टूल्स हैं कि पूरी आर्मी भी आ जाए तो उनका बाप भी मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता। और वैसे भी भागना तो मुझे आता ही है ना। केके थोड़ा सा और नखरे दिखाता है कि उसको यिनवुड जिनसेंग फ्रूट्स खाने थे, पर नींद उस पर हावी हो जाती है और वो एक कलरफुल लाइट में बदलकर उस रेनबो ट्री के अंदर चला जाता है जो बाद में शाओ चैन की बॉनी के अंदर समा जाता है। इसके बाद शाओ चैन ने उन सारे डेड हाफ एंसेस्टर्स की बॉडीज को उन्हीं के होली टूल्स के अंदर सील कर दिया ताकि आगे चल के वो उनको यूज कर सके। सब कुछ सेट था और अब शाओ चैन निकल पड़ा किसी सुनसान जगह की तलाश में। पर गाइस, क्या इस स्टोरी में कभी कुछ नॉर्मल हो सकता है? बिल्कुल नहीं। अचानक आसमान से 2 बहुत ही स्वीट और क्यूट आवाजें आती हैं, हैंडसम बिग ब्रदर। ये वही 2 क्यूट लॉलीज थीं जो ची यू की डिसेंडेंट्स थीं। वो दोनों उड़ते हुए शाओ चैन के पास आती हैं और उसके चारों तरफ फेरीज की तरह घूमते हुए कहती हैं, बिग ब्रदर और भी हैंडसम हो गए हैं, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। शाओ चैन थोड़ा रिलैक्स होता है क्योंकि उसे पता था ये बच्चियां खतरनाक नहीं हैं। वो पूछता है कि क्या बात है, तो लोलीज बताती हैं कि उनके एंसेस्टर्स अर्थात ची यू वगैरह ने कहा है कि टेंशन मत लो, तुमने उन हाफ एंसेस्टर्स को मारकर बिल्कुल सही किया। और उसके बाद वो बच्चियां सीधा शाओ चैन के खजाने पर झपट पड़ती हैं। मुझे ये 7 वंडर्स ट्री चाहिए, मुझे सेटन का वॉन्ड चाहिए, वाह मुझे वो तलवारें चाहिए। भाई साहब, ये दोनों उस डिवाइन खजाने को खेलने के खिलौने समझ रही थीं। तभी वहां एक मिस्टीरियस बटरफ्लाई उड़ते हुए आती है। ये कोई आम बटरफ्लाई नहीं थी, ये ज्वांगजू अर्थात ज्वांगजी था, एक लेजेंडरी फिगर। उस बटरफ्लाई के आते ही दोनों बच्चियां डरकर कहती हैं, अंकल बटरफ्लाई, प्लीज हमें बटरफ्लाई मत बनाना। ज्वांगजी शाओ चैन को बताता है कि वो उन बच्चियों के एंसेस्टर्स अर्थात ची यू वगैरह की मदद से शाओ चैन की हेल्प करने आया है। क्योंकि शाओ चैन की बॉडी में वो 16 मिस्टीरियस सॉर्ड्स फ्यूज हो चुकी हैं, इसलिए ज्वांगजी नहीं चाहता कि शाओ चैन अभी मरे। अगले ही सेकंड वो दोनों बच्चियां अपनी आंखें बंद करती हैं और जब खोलती हैं तो उनके अंदर से एक गॉड लेवल प्रेशर निकलता है। ये प्रेशर उनका नहीं बल्कि उनके पीछे बैठे सुप्रीम एंसेस्टर्स का था। दोनों बच्चियों की आंखों से डिवाइन लाइट निकलती है और शाओ चैन के होली टूल्स पर गिरती है। साथ ही ज्वांगजी अपने बटरफ्लाई विंग्स से एक ऐसी रोशनी फेंकता है जो शाओ चैन को कवर कर लेती है और देखते ही देखते बूम, इन 3 सुप्रीम एक्सपर्ट्स ने मिलकर इन सारे होली टूल्स के ऊपर से उनके पुराने मास्टर्स लाओजी, बुद्धा, टोंगटियन वगैरह का स्पिरिचुअल इम्प्रिंट मिटा दिया। मतलब अब ये सारे के सारे गॉड टियर वेपन्स ऑफिशियली और परमानेंटली शाओ चैन के हो चुके थे। अब उसे डर नहीं था कि कोई इन वेपन्स को वापस खींच लेगा। ये सब होने के बाद ज्वांगजी और हो लोलीज गायब हो जाते हैं जैसे कोई सपना रहा हो। अब शाओ चैन फाइनली इन वेपन्स को अपनी बॉडी के अंदर हाइड कर सकता था ताकि उसे चल फिरती दुकान बनकर न घूमना पड़े। पर जैसे ही वो अपने 12th लोटस थ्रोन पर आसमान में उड़ता है, बूम, एक भयंकर किलिंग इंटेंट पूरे आसमान को कवर कर लेता है। एक एम्बुश, कोई वहां पे पहले से छुपे हुए शाओ चैन का वेट कर रहा था। सामने क्लाउड्स में से एक ओल्ड डाओइस्ट अपने डिसाइपल्स के साथ निकल कर आता है। शाओ चैन पूछता है, तुम कौन हो? और वो बुद्धा जैसा शांत दिखने वाला बूढ़ा आदमी कहता है, मैं हूं ग्वांग चेंजी। गाइज, अगर आपको चाइनीज माइथोलॉजी पता है तो ग्वांग चेंजी प्राइमोर्डियल लॉर्ड का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक डिसाइपल है। ये बंदा अपने आप में एक गॉड लेवल थ्रेट है, एक लेजेंड। उसके पीछे खड़ा एक यंग घमंडी डिसाइपल आगे आता है और एटीट्यूड में कहता है, कुत्ते की मौत मरेगा तू आज। पैट्रियार्क का ऑर्डर है कि इसकी खाल खींचकर इसकी हड्डियां तोड़कर इसको ब्लड प्रिजन में हमेशा के लिए डाल दो।
तू इतना बड़ा पापी है, आज मैं तुझे बताऊंगा कि डेथ के लिए भीख कैसे मांगते हैं। और वो लड़का एकदम से हवा में जंप करता है, उसका राइट हैंड अचानक से एक पहाड़ के साइज का हो जाता है और वो सीधा शाओ चेन को कुचलने के लिए नीचे आता है। अब यहां आता है इस चैप्टर का सबसे सैटिस्फाई और गूज बम्प्स वाला मोमेंट। शाओ चेन ने कोई मार्शल आर्ट्स मूव यूज नहीं किया, कोई डायलॉग नहीं बोला, उसने बस कैजुअली अपनी चारों इमॉर्टल स्लेइंग सॉर्ड्स को निकाल दिया। भाई साहब, उन चारों तलवारों में से ऐसी भयंकर किलिंग ऑरा निकली कि सूरज और चांद की रोशनी फीकी पड़ गई और आसमान का रंग बदल गया। वो नौजवान घमंडी लड़का हवा में ही लिटरली गालियां बकने पर मजबूर हो गया। उसके दिमाग में यही चल रहा था, WTF, ये मैं किससे लड़ रहा हूं? ये तो टोंगटियन सेक्ट लीडर की 4 एब्सोल्यूट किलिंग सॉर्ड्स हैं। अगर मैं हाफ मार्शल नहीं हूं तो इनके आगे मेरा बाप भी नहीं टिक सकता। वो वहीं से यू टर्न लेकर भागने लगा, पर तब तक लेट हो चुका था। उन तलवारों की सोट ची ने उसके उस जायंट पहाड़ जैसे हाथ को कांच की तरह चकनाचूर कर दिया। फिर चारों तलवारें एक साथ घूमी और उनमें से एक केओटिक सोर्ड लाइट निकली, जिसके एक झटके में उस लड़के की बॉडी और आत्मा दोनों का नामो निशान मिट गया। इंस्टेंट डिलीट। उसका एक मिडिल एज मास्टर गुस्से में चिल्लाकर आगे बढ़ने वाला था, पर अचानक उसके पांव जमीन से चिपक गए और उसके होश उड़ गए, क्योंकि शाओ चेन ने अब उन 4 तलवारों के बीच में उनका इमॉर्टल एक्सटर्मिनेशन स्वॉर्ड फॉर्मेशन, वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट किलिंग फॉर्मेशन लगा दिया था। ये केओटिक स्वॉर्ड फॉर्मेशन शाओ चेन के सर के ऊपर कंटिन्यूअसली स्पिन कर रहा था। ये देखकर वहां खड़े हर एक बंदे का खून सूख गया। ये क्या मजाक है? वर्ल्ड की सबसे डेडली किलिंग फॉर्मेशन को इसने कैजुअली स्विच ऑन कर दिया, जैसे कोई फैन ऑन करता है। और अभी उन्हें पूरा हार्ट अटैक आना बाकी था। जैसे ही उन्होंने ध्यान से देखा, शाओ चेन बुद्धा के 12th ग्रेड लोटस प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। मतलब बाहर के अटैक्स रोकने के लिए बुद्धा का एब्सोल्यूट डिफेंस और एनिमीज को फाड़ने के लिए तोंगतियान का एब्सोल्यूट ऑफेंस। ये कॉम्बो इतना टॉक्सिक और ब्रोकन था कि कोई प्लेयर इसके सामने स्टैंड ही नहीं कर सकता। ये सब देखकर लेजेंडरी ग्वांग चेंगजी थोड़ा सीरियसली स्नॉट करता है। वो अपने हाथ में अपना सबसे डेंजरस वेपन, द लेजेंडरी स्काई फ्लिपिंग सील निकालता है। ये वो सील है जो खुद प्राइमोर्डियल ओरिजिन ने बनाई थी, जिसके एक हिट से हेवन और अर्थ पलट सकते थे। शाओ चेन जानता था कि चाहे उसके पास गॉड टियर आइटम्स हैं, पर ये गोल्डन इमॉर्टल बंदा उसे उसके लेवल गैप की वजह से हरा सकता है। इसलिए शाओ चेन ने अपना फाइनल बटन दबा दिया। फ्लैशिंग लाइट के साथ शाओ चेन ने लिटरली अपना सारा स्टॉक बाहर फेंक दिया। लेफ्ट हैंड में 7 ट्रेजर्स ट्री, राइट हैंड में सेटन का मैजिक स्टाफ, सामने लाओजी का ताइजी डायग्राम फ्लोट कर रहा है। हवा में सन होली स्टोन किसी को भी क्रश करने के लिए तैयार है। सर के ऊपर 3 होली स्पिरिट क्राउन चमक रहा है और आसमान में एंशिएंट स्क्रिप्चर्स अपने आप फ्लिप हो रहे हैं। पूरे बैटलफील्ड में एक डेड साइलेंस छा गया। ग्वांग चेंगजी समेत उसके सारे डिसाइपल्स अपना जॉ ड्रॉप करके वहीं पत्थर की मूर्ति बन गए। उनके दिमाग फट चुके थे। ये हो क्या रहा है? अगर इस पागल ने इन सारे वेपन्स को एक साथ फायर कर दिया तो शाओ चेन का पता नहीं, पर ये पूरा डिमेंशन और हम सब लोग तो गारंटी मिट जाएंगे। ये हिस्ट्री का सबसे ओपी, सबसे लग्जूरियस और सबसे अनफेयर बैटल सूट था, और शाओ चेन अब ऑफिशियली एक वॉकिंग न्यूक्लियर आर्सनल बन चुका था। हेल यानी अंडरवर्ल्ड का डिमेंशन पूरी तरह से फट चुका है, और उस तबाही के बीच से एक ऐसी रोशनी निकलती है जो किसी भी इंसान को अंधा कर दे। रीइंकार्नेशन का साइकिल शैटर हो चुका है और उसके बीच से निकलता है हमारा मेन कैरेक्टर शाओ चेन। लेकिन गाइस, अगर इस वक्त कोई भी नॉर्मल इंसान या कल्टिवेटर उसे देख लेता तो उसका दिमाग वहीं पर फ्यूज हो जाता। शाओ चेन इस वक्त इतना ज्यादा एक्स्ट्रावेगेंट और ओवर द टॉप लग रहा था जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। उसकी पूरी बॉडी से एक ब्लाइंडिंग रिस्प्लेंडेंट लाइट निकल रही थी। सोचो, उसने उन सारे मारे गए हाफ स्टेप एंसेस्टर्स के गॉड टियर आइटम्स को कपड़ों की तरह पहना हुआ था। उसके सर पर वेस्टर्न गॉड्स का 3 होली स्पिरिट क्राउन चमक रहा था। पीठ पर तोंगतियान का इमॉर्टल स्लेइंग सोर्ड डायग्राम बंधा था। कमर पर चारों इमॉर्टल स्लॉटरिंग सोर्ड्स लटक रही थी। उसके सीने में सन सेंट स्टोन किसी दूसरे दिल की तरह धड़क रहा था। उसके लेफ्ट हैंड में 7 वंडर्स ट्री था, राइट हैंड में सेटन्स मैजिक स्टाफ, और वो चल नहीं रहा था। वो बुद्धा के 12 लोटस प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हवा में फ्लोट कर रहा था। इस लुक को देखकर शाओ चेन खुद एक सेल्फ मॉकिंग स्माइल देता है और सोचता है कि मैं किसी नए अमीर यानी न्यूवो रिच घमंडी बंदे की तरह लग रहा हूं। लेकिन उसके पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। पूरी दुनिया उसकी दुश्मन बन चुकी थी। गाइज, यहाँ पर नॉवल हमें एक बहुत डीप लोर समझाता है कि आखिर ये सेक्रेट टूल्स होते क्या हैं।
ये कोई नॉर्मल वेपन्स नहीं होते। हर सेक्रेट टूल एक इंडिपेंडेंट लाइफ फॉर्म होता है जिसके अंदर अपनी खुद की एक कॉन्शियसनेस होती है। उनकी पावर एक हाफ स्टेप एंसेस्टर से बिल्कुल भी कम नहीं होती। शाओ चेन अभी इतना पावरफुल नहीं था कि वो इन सारे वेपन्स की 100% फुल पावर को अनलॉक कर सके, लेकिन उसके पास इतने सारे वेपन्स थे कि अगर वो सबकी 10% पावर भी यूज करे तो वो किसी भी ट्रू हाफ स्टेप एंसेस्टर को बराबर की टक्कर दे सकता था। ये लिटरली एक वॉकिंग चीट कोड था। तभी आसमान से हजारों एक्सपर्ट्स वहां लैंड करते हैं और शाओ चेन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये उन्हीं डेड गॉड्स के डिसाइपल्स थे। वो सब आसमान की तरफ हाथ उठाकर रोने लगते हैं और अपने गॉड्स के वेपन्स को वापस बुलाने के लिए मंत्राज लगाते हैं। मर्सीफुल लॉर्ड, ऑम्निपोटेंट होली स्पिरिट, लॉर्ड स्काई रीच, सुनो हमारी पुकार और अपने वेपन्स वापस ले लो। उन्हें पूरा कॉन्फिडेंस था कि उनके एंसेस्टर्स के वेपन्स इस मामूली से शाओ चेन के पास नहीं रहेंगे, लेकिन एब्सोल्यूट साइलेंस। एक पत्ता तक नहीं हिला। शाओ चेन की बॉडी पर लटक रहे किसी भी वेपन ने उनकी पुकार का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। ये देखकर शाओ चेन के माथे पर ठंडा पसीना आ जाता है। उसके दिमाग में स्ट्राइक करता है कि अगर उस लेजेंडरी बटरफ्लाई यानी ज़ुआंगज़ी ने इन वेपन्स पर से पुराने गॉड्स का स्पिरिचुअल इम्प्रिंट इरेज नहीं किया होता तो आज ये सारे वेपन्स उसकी बॉडी को फाड़कर बाहर निकल जाते और उसकी आत्मा का एक कतरा भी नहीं बचता। जब डिसाइपल्स को रियलाइज होता है कि उनकी प्रेयर्स यूजलेस हैं तो उनका गुस्सा आसमान छू लेता है। वो गालियां देने लगते हैं, कुत्ते, तूने क्या किया हमारे गॉड्स के सेक्रेट टूल्स के साथ? जल्दी से हमारे पेट्रियार्क्स की डेड बॉडीज और वेपन्स वापस कर दे, वरना तुझे ब्लड प्रिजन में ऐसी सजा देंगे कि तू मौत की भीख मांगेगा। इन बूढ़े और यंग डिसाइपल्स की इन खोखली धमकियों को सुनकर शाओ चेन उन्हें एक डेथ ग्लेयर देता है और कहता है कि क्या तुम लोग पागल हो या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? जब मैं तुम्हारे भगवान को काट सकता हूं तो मैं ये वेपन्स तुम्हें वापस क्यों दूंगा? और रही बात उनकी डेड बॉडीज की, मैं उनकी बोन्स को यूज करके नए आर्टिफैक्ट्स क्राफ्ट करने वाला हूं। हिम्मत है तो आके ले लो। ये डायलॉग सुनते ही उन यंग हॉट ब्लडेड एक्सपर्ट्स का खून खौल उठता है और वो पागलों की तरह शाओ चेन पर झपट पड़ते हैं। शाओ चेन बिना एक सेकंड वेस्ट किए अपनी कमर से चारों इमॉर्टल एक्सटर्मिनेटिंग स्वॉर्ड्स को शेक करता है। चिह चिह, हवा को चीरते हुए प्राइमल केओस स्वॉर्ड ची का एक भयंकर तूफान निकलता है और अगले ही सेकंड आसमान में उड़ते हुए 20 टॉप टियर यंग एक्सपर्ट्स की बॉडीज वेस्ट से 2 टुकड़ों में कट जाती हैं। उन्हें चीखने तक का टाइम नहीं मिलता और उनकी बॉडीज वहीं हवा में ब्लड मिस्ट बनकर फट जाती हैं। इस फॉर्मेशन ने चारों दिशाओं को ब्लॉक कर दिया था। किसी का बाप भी एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता था। ये स्लॉटर देखकर वहां खड़ा सबसे सीनियर एक्सपर्ट चेन सेक्ट का लेजेंड गुआंग चेंगजी आगे आता है और चिल्लाता है, सब पीछे हटो। गुआंग चेंगजी कोई आम बंदा नहीं था। वो प्राइमोर्डियल लॉर्ड का सबसे प्राउड डिसाइपल और हाफ एंसेस्टर लेवल के ठीक नीचे का सबसे बड़ा गॉड था। वो आसमान की तरफ देखकर कहता है, फेलो डायोस्ट्स, अब छुपे रहने का क्या फायदा, सामने आइए। तभी आसमान में स्पेस डिस्टॉर्ट होता है और 3 बेहद खूबसूरत औरतें जिन्होंने अपने चेहरे पर वेल पहना हुआ था वहां अपीयर होती हैं। ये थी लेजेंडरी लेडी 3 फिरामेंट्स यानी 3 स्काई फेरीज। ये तोंगतियान सेक्ट लीडर की सबसे डेडली डिसाइपल्स थीं। उनके आते ही वहां वेस्टर्न एक्सपर्ट्स और 500 अरहत्स भी अपीयर हो जाते हैं। शाओ चेन की फट चुकी थी क्योंकि ये सारे के सारे हाफ स्टेप एंसेस्टर्स के पर्सनल डिसाइपल्स थे। अगर इन सब ने एक साथ अटैक कर दिया तो शाओ चेन का बचना नामुमकिन था। गुआंग चेंजी एक ठंडी आवाज में कहता है, आप लोग इसे घेर लीजिए, मैं इसे अकेले निपटूंगा। और उसने अपना हाथ उठाकर अपना लेजेंडरी सुप्रीम ट्रेजर स्काई थ्रोइंग सील यानी हेवन फ्लिपिंग सील लॉन्च कर दिया। गाइज, ये सील एक छोटे से पत्थर से अचानक एक विशाल पहाड़ यानी जायंट माउंटेन के साइज में बदल गया। पूरे आसमान में अंधेरा छा गया। उस पहाड़ के चारों तरफ पर्पल लाइटनिंग नाच रही थी। जब वो सील नीचे आया तो उसके प्रेशर से जमीन पर डजन्स ऑफ किलोमीटर्स लंबी दरारें पड़ गईं। हर दरार 50-50 मीटर चौड़ी थी। ये कोई आम अटैक नहीं था, इसने वॉइड को शैटर कर दिया था। अगर शाओ चेन के पास सीक्रेट टूल्स नहीं होते तो इस अटैक की हवा से ही उसकी बॉडी राख बन चुकी होती। पर हमारा शाओ चेन कहाँ पीछे हटने वाला था। उसने सबसे पहले अपनी 4 इमॉर्टल स्वॉर्ड से प्राइमल केओस एनर्जी फायर की। फिर अपने पैरों के नीचे रखे 12th लोटस प्लेटफॉर्म को फुल पावर पे एक्टिवेट किया, जिससे एक ब्रिलियंट लाइट का डोम बन गया। उसने हवा में एंशिएंट बाइबल को खोला, जिसमें से सन लाइक ब्राइट गोल्डन टैलिस्मन्स निकले, और अपने आगे लाओत्जी का ताइजी डायग्राम लगा दिया। बूम! एक कान फाड़ देने वाला एक्सप्लोजन हुआ। गुआंग चेन जी के उस जायंट माउंटेन सील से जब शाओ चेन की केयोटिक एनर्जी और ताइजी डायग्राम टकराया तो आसमान लिटरली फट गया। स्काई थ्रोइंग सील हवा में पीछे जाके गिरा। गुआंग चेन जी इंजर्ड तो नहीं हुआ, पर उसकी शक्ल देखने लायक थी।
एक ट्रू इमॉर्टल गॉड एक मामूली जूनियर से हार रहा था। इसके बाद लेडी थ्री फेरीज आगे आती हैं। वो अपना लेजेंडरी वेपन गोल्डन फ्लड ड्रैगन सिजर्स लॉन्च करती हैं। ये सिजर्स हवा में दो सुनहरे यानी गोल्डन ड्रैगन्स बन जाते हैं जो आपस में इंटरट्वाइन होकर शाओ चैन को काटने आते हैं। शाओ चैन अपने लेफ्ट हाथ के 7 ट्रेजर्स ट्री और राइट हाथ के सेटन वॉन्ड को स्विंग करता है। डिमोनिक ब्लैक क्लाउड्स और मल्टी कलर्ड लाइट उन ड्रैगन से टकराती हैं और उन्हें पीछे ढकेल देती हैं। फेरीज शॉक में थीं। उन्होंने अपना अल्टीमेट वेपन प्राइमल केओस गोल्डन डिपर यानी एक कॉपर कॉलरन निकाल लिया। ये कॉलरन एक ब्लैक होल की तरह था जो सब कुछ स्वॉलो कर रहा था। शाओ चैन ने लिटरली अपनी सारी इन्वेंट्री खाली कर दी। उसने सन होली स्टोन भी उस कॉलरन पर दे मारा। डैंग की आवाज के साथ वो लेजेंडरी डिपर भी उड़ता हुआ पीछे गया। ये सब देखकर दूर आसमान में छिपे हुए लेजेंडरी मिथोलॉजिकल बीस्ट्स याजी, स्वानी और पीक्स्यू जो एंसेस्ट्रल ड्रैगन के सन्स थे, वे भी हैरान थे। वे और बाकी ड्रैगन्स, फॉलन एंजल्स और फीनिक्सेस वहां खड़े इस केओटिक वॉर को देख रहे थे। उन बीस्ट्स ने कोशिश की शाओ चैन को अपनी तरफ बुलाने की ताकि वो वेपन्स चुरा सकें, पर फेरीज ने उन्हें डांटकर चुप करा दिया। शाओ चैन समझ गया था कि वो इन सारे मॉन्स्टर्स से अकेले नहीं लड़ सकता। उसने अपने 12th लोटस थ्रोन की स्पीड फुल की और आसमान चीरते हुए भागने लगा, पर रास्ते में 500 अरहत्स की फॉर्मेशन ने उसको ब्लॉक कर दिया। पीछे से वेस्टर्न एक्सपर्ट्स, सन गॉड के सर्वेंट्स और व्हाइट टाइगर रेस के लोग उस पर झपट पड़े। यहां शाओ चैन ने कोई रहम नहीं दिखाया। उसकी स्वॉर्ड्स और सेटन वॉन्ड जहां घूमती, वहां फॉलन एंजल्स और अरहत्स की बॉडीज गाजर मूली की तरह कट जाती। आसमान में काले पंख और खून की बारिश होने लगी। उसने लिटरली एक स्लॉटर हाउस बना दिया था उस आसमान को। अचानक शाओ चैन को अपने वेपन्स के बीच एक अजीब सा रूलर यानी पैमाना दिखता है। ये वही लेजेंडरी सेक्रेट टूल था जिसका नाम था द वर्ल्ड्स एंड नियर एट हैंड, एक टूल जो स्पेस मैनिपुलेट करता था। उसने उस रूलर को हवा में वेव किया और स्पेस में एक पोर्टल खुल गया। शाओ चैन ने उसमें कदम रखा और वो एकदम से गायब हो गया। जब उसने आगे आंखें खोलीं तो वो कंप्लीटली डम स्ट्रक था। वहां के डेजोलेट माउंटेन्स और ट्रीज देखकर उसे समझ आया कि वो मिडिल अर्थ से डायरेक्ट टेलीपोर्ट होकर अपने पुराने इलाके यानी साउदर्न वेस्टलैंड में आ चुका है। ये सीक्रेट टूल लिटरली ब्रोकन था। लेकिन गाइज, इस स्टोरी का सबसे बड़ा माइंड ब्लोइंग ट्विस्ट अभी बाकी था। दूर आसमान में बटरफ्लाई बनकर उड़ रहे ज़्वांगजी और लेजेंडरी मार्शल सेंट सुन वू इस पूरी फाइट को देख रहे थे। सुन वू की आंखें डीप थीं। उन्होंने कहा, मुझे लगता है वो 16 स्वॉर्ड्स वाकई उन अदरवर्ल्डली लोग चुरा लेंगे। रिस्क बहुत बड़ा है। तब बटरफ्लाई ने स्पिरिचुअल वेव से रिप्लाई किया, ये ज़रूरी था। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मतलब गाइज, ये सारी लड़ाई, शाओ चैन का एस्केप, ये सब सुन वू और ज़्वांगजी का एक ग्रैंड सेटअप था ताकि उन अदरवर्ल्डली इन्वेडर्स को बेट किया जा सके। और वहीं दूसरी तरफ मॉर्टल वर्ल्ड में एक नया भयंकर तूफान शेप ले रहा था। अलग अलग एम्पायर्स में जो बेबीज पैदा हुए थे वे नॉर्मल नहीं थे। दासिया एम्पायर में पैदा हुआ वो बच्चा यानी लाउडजी का रीइंकारनेशन, जिसकी आंखें ओशन की तरह डीप थीं, उसने खिड़की से बाहर देखा। शैंग डायनेस्टी में वो ब्लड कोएगुलेटेड बेबी यानी तोंगतियान, जिसकी आंखें तलवार की तरह तेज थीं, उसने धीरे से विस्पर किया, वो लोग कब आएंगे। रोमन एम्पायर में पैदा हुआ वो गोल्डन हेड बेबी यानी सन सेक्रेड गॉड गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, मुझे ट्रैप में फंसना बिल्कुल पसंद नहीं। और संस्कृत नेशन में पैदा हुआ वो बेबी यानी बुद्धा, जो हवा में हाथ उठाए पैदा हुआ था, उसकी आंखों से लेजर्स जैसी 2 रोशनी निकली और उसने चैंट किया, अंडर द हेवंस ओनली आई एम सुप्रीम। ये डेड गॉड्स अब इन्फेंट्स के रूप में अपने पिछले जन्मों की मेमोरीज के साथ जाग चुके थे और उन्हें समझ आ गया था कि किसी ने उन्हें बहुत भयंकर तरीके से यूज किया है। साउदर्न वेस्टलैंड, ये जगह किसी नॉर्मल फॉरेस्ट जैसी नहीं है। यहाँ के पेड़ इतने विशाल हैं कि उन्हें घेरने के लिए दर्जनों लोगों की जरूरत पड़े, और इनमें से काफी पेड़ तो सैकड़ों साल पुराने होने की वजह से जिंदा मॉन्स्टर्स बन चुके हैं। इन एंडलेस पहाड़ों और नदियों के बीच स्पिरिचुअल एनर्जी ऐसी भरी हुई है जैसे किसी खजाने में सोना भरा हो। पर सबसे बड़ा राज इन पहाड़ों की सबसे गहराई में छिपा है, एक ऐसी जगह जहां किसी भी प्रैक्टिशनर की घुसने की हिम्मत नहीं होती, द फॉरबिडन लैंड ऑफ द ड्रैगन रेस। गाइज, एंशिएंट टाइम्स में जब हेवन डिसेंडिंग मोनोलिथ ने ड्रैगन आइलैंड को सील कर दिया था, तब सारे ड्रैगन्स अपनी पावर्स खो चुके थे। लेकिन कुछ हेविली इंजर्ड ड्रैगन किंग्स वहां से भाग निकले और उन्होंने यहां साउदर्न वेस्टलैंड में अपना दूसरा घर बनाया।
भले ही यहाँ ड्रैगन्स की गिनती बहुत कम है, पर इनमें से एक ड्रैगन किंग आज भी जिंदा है जो हाफ स्टेप एंसेस्टर के लेवल का है। शाओ चेन इस जगह पर खड़ा था और अचानक उसके सामने दो पहाड़ दरवाजे की तरह खुल जाते हैं। अंदर का नज़ारा लिटरली किसी सपने जैसा था। चमकते हुए पेड़, हवा में उड़ते हुए पैलेसेस और एक 7 कलर्ड रेनबो ब्रिज जो सीधा एक जायंट ड्रैगन पैलेस तक जा रहा था। पर शाओ चेन आगे नहीं बढ़ा। वो जानता था कि साउदर्न वेस्टलैंड ओल्ड ड्रैगन के पास जाना मतलब सीधा मौत को दावत देना, चाहे उसके पास कितने भी सीक्रेट टूल्स क्यों ना हो। तभी हवा में एक भारी आवाज आती है, एस्टीम्ड गेस्ट, मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया, रुक क्यों गए? एक फ्लैश ऑफ लाइट के साथ वहां एक ओल्ड मैन अपीयर होता है जिसके पास ब्लैक डिवाइन आर्मर था। ये था लेजेंडरी साउदर्न वेस्टलैंड ओल्ड ड्रैगन। उसके तुरंत बाद एक और लेजेंडरी फिगर अपीयर होता है, कॉन्ग सेंग, एक स्कॉलर जिसका ऑरा किसी इमॉर्टल जैसा था। कॉन्ग सेंग अपना काम खत्म करके वहां से चला जाता है और अब शाओ चेन और ओल्ड ड्रैगन आमने सामने थे। शाओ चेन एकदम कोल्ड टोन में कहता है, मैं गलत जगह आ गया, मुझे माफ करना, मैं जा रहा हूं। उसके इस कोल्ड बिहेवियर का एक बहुत डीप रीजन था। 3 साल पहले इसी साउदर्न वेस्टलैंड ड्रैगन की नेग्लिजेंस की वजह से केके की जान पर खतरा आया था। शाओ चेन उस इंसिडेंट को अभी तक नहीं भूला था। ओल्ड ड्रैगन हंसते हुए कहता है, तू कह तो रहा है कि तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर तेरे दिल में तू मेरी ड्रैगन 10 निकालने की सोच रहा है। ओल्ड ड्रैगन क्लियर करता है कि वो शाओ चेन का दुश्मन नहीं है और उसकी लाइफ किसी दूसरे पर्सन के ग्रैंड प्लान के लिए बहुत जरूरी है। शाओ चेन पूछता है कि कौन सा प्लान, कौन है वो? ओल्ड ड्रैगन बस इतना कहता है कि 10 या 20 साल में तुझे सब समझ आ जाएगा। इसके बाद ओल्ड ड्रैगन एक सरप्राइज देता है। वो ताली बजाता है और एक 7-8 साल का बच्चा जिसके काले बाल थे और जिसका ऑरा एक वॉरियर जैसा था वहां आता है। ये कोई आम बच्चा नहीं था, ये वही टफ लिटिल ड्रैगन था जो अब ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका था। शाओ चेन उससे मिलकर बहुत खुश होता है। लिटिल ड्रैगन शाओ चेन और केके के लिए स्पिरिचुअल हर्ब्स का एक बड़ा सा बैग लाता है। ये बैग शाओ चेन के डिवाइन एक्यूपॉइंट्स को खोलने के लिए बहुत ज़रूरी था। कुछ देर बात करने के बाद शाओ चेन वहां से जाने लगता है। जाते जाते ओल्ड ड्रैगन उसे रैंडमली एक ड्रैगन हॉर्न, अपना सेक्रेड आर्टिफैक्ट, फेक कर देता है और कहता है, मैं नहीं चाहता तू जल्दी मरे, इसे रख ले। शाओ चेन थोड़ा सस्पिशियस जरूर होता है पर वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है। यहां से शाओ चेन अपनी टूल द वर्ल्ड्स एंड नियर एट हैंड का यूज करता है और यहां पर नॉवल का सबसे अजीब पार्ट शुरू होता है। शाओ चेन अनकॉन्शियसली उन सभी लोगों से मिलने लगता है जिन्होंने उसकी लाइफ में कोई रोल प्ले किया था, जैसे वो किसी को फाइनल गुड बाय कह रहा हो। सबसे पहले वो फीनिक्स गर्ल से मिलता है जो उसे अपने एंसेस्टर, फीनिक्स ग्रैंड एंसेस्टर की तरफ से एक डिवाइन फ्लेम एज अ गिफ्ट देती है। यहां भी सेम रीजन दिया जाता है, समवन डजंट वांट यू टू डाई अर्ली। ये सुनकर शाओ चेन इरिटेट हो जाता है कि आखिर ये कौन सा गॉड है जो उस पर इतने एहसान कर रहा है। इसके बाद वो टेलीपोर्ट होता है सेलेस्टियल सिटी। यहां उसकी मुलाकात अपने पुराने दोस्त जूगे फैटी से होती है। जूगे अब एक बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था। वो शाओ चेन को बहुत सारी पियरलेस स्पिरिचुअल हर्ब्स देता है और उसे तुरंत वहां से भागने को कहता है क्योंकि सेलेस्टियल सिटी में उसके दुश्मनों ने एम्बुश लगा रखा था। जैसे ही शाओ चेन सड़क पर निकलता है, उसकी आमना सामना अपने एक पुराने दुश्मन हॉफमैन, रेगन फैमिली का घमंडी लड़का से होता है। हॉफमैन डर के मारे चिल्लाने लगता है। शाओ चेन, जो अब लिटरली यूनिवर्स का सबसे बड़ा मेनेस बन चुका था, बिना सोचे समझे हॉफमैन को 10-12 थप्पड़ मारता है और उसकी गर्दन काट देता है। स्ट्रीट पे मर्डर? पर यह तो बस शुरुआत थी। आगे बढ़ते ही शाओ चेन को घेर लिया जाता है। उसके सामने खड़ी थी उसकी पुरानी एक्वेंटेंस फेयर स्नो। उसके आसपास जो एक्सपर्ट्स खड़े थे, उनकी लाइनअप सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। डाओइस्ट ऑफ मेनी ट्रेजर्स, तोंगतियान का सबसे बड़ा डिसाइपल, युन ज़ोंजी, प्राइमोर्डियल लॉर्ड का डायरेक्ट डिसाइपल और व्हाइट टाइगर मोनार्क का थर्ड सन, ये सब हाफ स्टेप एंसेस्टर्स के डायरेक्ट डिसेंडेंट्स थे। फेयर स्नो बहुत ही कोल्ड स्माइल के साथ कहती है, आज हमारा हिसाब बराबर होगा। शाओ चेन हंसते हुए कहता है, तुम लोगों का एम्बुश अच्छा है, पर तुम्हें नहीं पता मैं 1 घंटे पहले कहाँ था और अब यहाँ हूँ। जैसे ही वो लेजेंडरी एक्सपर्ट्स उस पर अटैक करने आते हैं, शाओ चेन स्नीयर करते हुए अपना स्पेस रूलर निकालता है और कहता है, गुड बाय अंटिल वी मीट अगेन। और वो उनके आंखों के सामने से इंस्टेंटली गायब हो जाता है। उन सारे टॉप टियर एक्सपर्ट्स की हालत ऐसी थी जैसे उनके सामने कोई छोटा बच्चा उन्हें थप्पड़ मार के टेलीपोर्ट हो गया हो।
इसके बाद शाओ चेन साउथ वेस्ट प्योर लैंड जाता है और उन एल्डर्स से मिलता है जिन्होंने उसे एक बच्चे की तरह ट्रीट किया था। अब शाओ चेन को अंदर से डर लगने लगता है। वो खुद से पूछता है, मैं इन सब से मिलने क्यों जा रहा हूँ? क्या ये मेरा सबकॉन्शियस माइंड है जो मुझे फ्यूचर के किसी भयंकर खतरे से पहले सबसे आखिरी बार मिलने को कह रहा है? क्या मेरी मौत आने वाली है? उसका घर अब इस दुनिया में कहीं नहीं बचा था। पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स उसे मारने के लिए ढूंढ रहे थे। इसलिए शाओ चेन एक ऐसा रास्ता चुनता है जहां कोई गॉड भी उसके पीछे आने की हिम्मत ना करे। द नॉर्दर्न मोस्ट एंशिएंट गॉड डेजर्ट, एक ऐसी जगह जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। और इस डेजर्ट में शाओ चेन लगातार 3 साल तक आगे बढ़ता रहता है। और अब आता है एपिसोड का सबसे बोन चिलिंग क्लाइमैक्स। 3 साल बाद द एग्जैक्ट मोमेंट जब शाओ चेन डेजर्ट में आगे बढ़ रहा था, वहीं दूर किसी सेक्लूड जगह पर लेजेंडरी मार्शल सेज सन वू अपनी आंखें खोलते हैं और कहते हैं, क्या वो आ गए? वहीं दूसरी तरफ जोंगजी अपने पंख फड़फड़ाकर आसमान में उड़ता है। पर सबसे क्रीपी चीज मॉर्टल वर्ल्ड में हो रही होती है। दाशिया एम्पायर में वो 3 साल का बच्चा लाओजी का रीइंकार्नेशन अपनी गहरी आंखों से आसमान को घूर रहा होता है। शैंग डायनेस्टी में वो बच्चा जिसके हाथ में खून की तलवार थी, उसकी आंखें शार्प हो जाती हैं। और रोमन एम्पायर में वो गोल्डन हेड बच्चा अचानक अपनी आंखें खोलता है। एंशिएंट गॉड डेजर्ट, ये इमॉर्टल्स मेन लैंड के उन 4 सबसे खतरनाक फोर्बिडन लैंड्स में से एक था। इन जगहों पर आज तक कोई भी गॉड या इमॉर्टल घुसकर वापस नहीं आया। रीजन, यहाँ के टेरिफाइंग एस्ट्रल विंड्स और आग उगलने वाली गर्मी। सोचो, दिन में जब यहाँ धूप पड़ती है तो ये पूरा डेजर्ट किसी ब्लास्ट फर्नेस की तरह गरमाने लगता है। शाओ चेन को रेत में आधी पिघली हुई एक डिवाइन वेपन मिलती है जिस पर किसी डेटी का नाम लिखा था। मतलब गॉड्स के वेपन्स भी इस गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर शाओ चेन के पास उसके ओपी सेक्रेट टूल्स ताइजी डायग्राम, लोटस प्लेटफॉर्म ना होते तो वो 1 सेकंड में राख बन चुका होता। लेकिन शाओ चेन यहाँ सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रहा था, वो इस एक्सट्रीम एनवायरनमेंट को अपनी ट्रेनिंग के लिए यूज कर रहा था। वो बुद्धा के 12th ग्रेड लोटस प्लेटफॉर्म पर बैठकर लगातार कल्टीवेट कर रहा था। उसकी बॉडी पर 4 इमॉर्टल स्वॉर्ड्स, 7 ट्रेजर्स ट्री और बाकी सारे सेक्रेट टूल्स की कलरफुल डिवाइन रोशनी पड़ रही थी। इस भट्टी जैसे एनवायरनमेंट और अपने सेक्रेट टूल्स के इफेक्ट को कंबाइन करके शाओ चेन एक एक करके उन स्पिरिचुअल हर्ब्स को जो लिटिल ड्रैगन और जूगे फैटी ने दी थी, रिफाइन कर रहा था। कुछ महीनों बाद शाओ चेन के 12 नए एक्यू पॉइंट्स डिविनाइज हो जाते हैं। उसकी बॉडी में टोटल 28 एक्यू पॉइंट्स ब्राइट स्टार्स की तरह चमकने लगते हैं। उसके बाद वो बीबी शेप्ड इमॉर्टल जिनसेंग को कंज्यूम करता है और 29th एक्यू पॉइंट भी अनलॉक हो जाता है। उसके डिवाइन वेन्स पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग हो गए थे और उसकी बॉडी का एक एक इंच मैरो क्लेंजिंग प्रोसेस से गुजर चुका था। उसकी फिजिकल बॉडी लिटरली अब किसी भी डिवाइन वेपन को टक्कर दे सकती थी। लेकिन इस ओवरपावर्ड ग्रोथ के बीच एक भयंकर प्रॉब्लम आ गई। शाओ चेन की मैजिक एबिलिटीज, 8-fold वर्ल्ड और उसका फिजिकल मार्शल इम्प्रिंट आपस में डेडली क्लैश कर रहे थे। उसकी बॉडी में 2 अपोजिट पावर्स एक दूसरे को खत्म करना चाहती थीं। शाओ चेन डर रहा था कि कहीं उसकी बॉडी इस प्रेशर से फट ना जाए, पर उसने किसी एक पावर को छोड़ने से मना कर दिया। उसे दोनों चाहिए थे। इस अकेलेपन और गर्मी में पता नहीं कितने साल बीत गए। फिर एक रात जो बहुत कोल्ड और पीसफुल थी, शाओ चेन को अचानक एक अजीब सा प्रेशर फील होता है। उसकी बॉडी के अंदर का खून उबलने लगता है, उसके ब्लड वेसल्स फटने वाले होते हैं। वो आसमान की तरफ देखकर एक जोर की दहाड़ लगाता है और अपने मुंह से लाइफ एसेंस की एक वेव निकालता है जो उसकी बॉडी का 3 चक्कर लगाकर वापस उसमें घुस जाती है। बूम! उसकी बॉडी की सारी बेड़ियां टूट जाती हैं। एक 1000 कलर्ड डिवाइन लाइट आसमान में फूट पड़ती है। गाइज, शाओ चेन ने ऑफिशियली ज़ेफिर रेल्म में ब्रेक थ्रू कर लिया था। वो अब एक जवान डेमी गॉड बन चुका था। लेकिन ये ब्रेक थ्रू कोई नॉर्मल पावर अप नहीं था। जैसे ही वो डेमी गॉड बना, उसकी बॉडी के डीप हिडन ट्रेजर्स अनलॉक हुए और उसे अचानक एक स्ट्रेंज फीलिंग आई। उसे लगा जैसे उसके आसपास का स्पेस कोलैप्स हो रहा है और एक ब्लैक होल बन रहा है। जब उसने आंखें खोली तो ब्लैक होल नहीं था, पर उसने कुछ और फील किया। वो और उसके आसपास का स्पेस एक हो चुके थे। बूम! शाओ चेन ने इस नॉवल की सबसे रेयर, सबसे ब्रोकन एबिलिटी अनलॉक कर ली थी, द डिवाइन लॉ ऑफ स्पेस। नॉवल का लेजेंड कहता है, स्पेस इज किंग, टाइम इज वेनेरेटेड। जो भी प्रैक्टिशनर स्पेस या टाइम की लॉस को समझ लेता है, वो ऑटोमेटिकली अपने लेवल के किसी भी एनिमी को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकता है और यहां तक कि अपने से हाई लेवल के एनिमीज को भी इजीली हरा सकता है। शाओ चेन अब स्ट्रिक्टली ओवरपावर्ड हो चुका था। पर खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी।
जैसे ही स्पेस एबिलिटी अनलॉक हुई, मार्शल इम्प्रिंट ने रिवोल्ट कर दिया। शाओ चेन की मार्शल बॉडी, जो कि वर्चुअली इनडिस्ट्रक्टिबल थी, अचानक से क्रैक होने लगी। उसकी हड्डियां टूट रही थीं। क्रैक। शाओ चेन को लगा कि उसकी आत्मा बॉडी से बाहर निकल रही है। उसने देखा कि उसकी खुद की बॉडी उसके सामने चकनाचूर हो गई है, पर तभी उसे रियलाइज हुआ कि उसकी आत्मा एक्चुअली एक और फिजिकल बॉडी में है। मतलब उसके पास दो बॉडीज थीं, एक जो फट गई और दूसरी जिसमें डिवाइन वेन्स चमक रही थीं। ये हेवनली डायग्राम ऑफ द एंशिएंट मोनोलिथ का फर्स्ट स्टेज था, एक कंप्लीटली नई डिवाइन बॉडी का जन्म। अगले ही सेकंड उसकी टूटी हुई बॉडी और नई डिवाइन बॉडी वापस एक साथ फ्यूज हो जाती हैं, और इस फ्यूजन के बाद मिरेकल होता है। स्पेस लॉ और मार्शल इम्प्रिंट परमानेंटली मर्ज हो जाते हैं। अब कोई क्लैश नहीं था। इसके बाद शाओ चेन को पूरे 3 साल हो चुके थे उस डेजर्ट में। उसने जूगे, फैटी और लिटिल ड्रैगन की दी हुई सारी अर्ब्स कंज्यूम कर ली थीं। अब उसके टोटल 49 एक्यू पॉइंट्स डिविनाइज हो चुके थे। उसकी एंडलेस लाइफ एसेंस और इनडिस्ट्रक्टिबल बॉडी इतनी पावर होल्ड कर रही थी कि उसमें से आने वाला एक छोटा सा अटैक भी हेवन और अर्थ को डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखता था। वो एंशिएंट गॉड डेजर्ट में करीब 200,000 माइल्स डीप अंदर तक आ चुका था। यहाँ टेलीपोर्टेशन डिवाइसेस या सो क्लोज एट हैंड या लोटस प्लेटफॉर्म भी स्पीड लूज कर चुके थे। पर तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, एक बेल की आवाज़। जब शाओ चेन आगे बढ़ता है तो सेटिंग सन, ढलते हुए सूरज की रोशनी में उसके सामने एक नज़ारा आता है जिसे देखकर उसके और मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। उस गोल्डन डेजर्ट के सेंटर में एक बहुत ही एंशिएंट मिस्टीरियस टेम्पल शांति से खड़ा था, पर एक स्ट्रेंज एनर्जी फोर्स फील्ड की वजह से शाओ चेन उसके अंदर नहीं जा सका। जब उसने मुड़कर दूर देखा तो वहां एक और स्ट्रक्चर था, एक एंशिएंट डाओइस्ट टेम्पल जो इममेमोरियल एरा का लग रहा था। और उसके ठीक थोड़ा आगे हवा में एक छोटी सी डिवाइन आइलैंड फ्लोट कर रही थी, जिसमें कोई एनर्जी नहीं थी, बस शांति थी। और इस एपिक सीन के बीच अचानक पूरे डेजर्ट में एक वास्ट गॉड लाइक आवाज़ गूंजती है जो लिटरली पूरे डिमेंशंस को हिला देती है। वो आवाज़ कहती है, इस दुनिया की हर चीज़ को डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए। ये सब सिर्फ असली दुनिया की एक प्रोजेक्शन है। ये सब एक इल्यूजन, धोखा है। इमॉर्टल रेल्म को एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। वो गॉड लाइक आवाज़ गूंज रही होती है। द प्रोजेक्शन ऑफ द रियल वर्ल्ड विल इवेंचुअली रिटर्न टू नथिंगनेस। ये इल्यूजनरी दुनिया आखिरकार मिट्टी में मिल जाएगी। ये सुनकर शाओ चेन के होश उड़ जाते हैं। उसके दिमाग में सवालों का तूफान चल रहा था। अगर ये पूरा इमॉर्टल वर्ल्ड सिर्फ एक असली दुनिया की प्रोजेक्शन है, अगर ये पूरा यूनिवर्स फेक है, तो फिर मैं क्या हूं? लेकिन वो जल्दी ही खुद को शांत कर लेता है। उसका सेल्फ बिलीफ स्ट्रांग था। उसे बस इतना पता था कि चाहे जो हो जाए वो रियल है, उसकी एग्जिस्टेंस रियल है। अचानक डेजर्ट का एनवायरनमेंट और भी अजीब होने लगता है। दिन की वो जानलेवा गर्मी जो गॉड्स के वेपन्स को पिघला दे, अचानक से एक फ्रीजिंग कोल्ड नाइट में बदल जाती है। उस क्लियर कोल्ड मूनलिट रात में जहां आयरन यानी लोहा तक जमकर क्रैक हो जाए, वहां अचानक से एक आवाज आती है, क्रीक। उस डेजर्ट के बीचों बीच खड़े एंशिएंट टेम्पल का दरवाजा खुलता है। शाओ चेन की आंखें हैरत से फटी रह जाती हैं। उस टेम्पल से कोई एंशिएंट भगवान या राक्षस नहीं, बल्कि एक 3-4 साल का छोटा सा मंक बाहर निकलता है। उसके कान बहुत बड़े थे और उसके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो किसी बच्चे के चेहरे पर हो ही नहीं सकती। वो एक्सट्रीम कोल्ड को कैजुअली इग्नोर करता हुआ डेजर्ट की गहराई की तरफ चलने लगता है। और इससे पहले कि शाओ चेन कुछ रिएक्ट कर पाता, उस एंशिएंट डाओइस्ट टेम्पल का दरवाज़ा भी खुलता है और वहाँ से भी एक 3-4 साल का लिटिल डाओइस्ट प्रीस्ट बाहर निकलता है। उसकी आंखें ऐसी डीप और मैच्योर थीं जैसे उसने हज़ारों साल का वक्त देखा हो। उसके ठीक बाद हवा में फ्लोट कर रही उस छोटी सी डिवाइन आइलैंड से एक तीसरा बच्चा नीचे उतरता है, जिसके काले बाल थे और जिसके ऑरा में एक ऐसी भयंकर किलिंग इंटेंट थी कि शाओ चेन की हड्डियों में ठंडक दौड़ गई। तीनों बच्चे, जिन्हें शाओ चेन पहचान नहीं पा रहा था, उसे कंप्लीटली इग्नोर करके उस डार्क होराइजन की तरफ चल देते हैं। शाओ चेन उनका पीछा करता है। वो अपनी फुल डेमीगॉड स्पीड लगाता है, पर कई सौ किलोमीटर दौड़ने के बाद भी वो उन बच्चों को कैच नहीं कर पाता। आगे जाके उसे पता चलता है कि डेजर्ट का एंड आ चुका है और वहाँ एक मैसिव डार्क स्पेशियल फॉल्ट है, जिसे हम डिमेंशन का क्रैक कह सकते हैं। अगले दिन की सुबह धूप निकलते ही आसमान का नज़ारा ड्रास्टिकली बदल जाता है। धूप को डार्क लेड जैसी भारी काली बादलों ने ढक लिया था। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान जमीन पर गिर जाएगा। रंबल, बिजली कड़कती है और उन डार्क बादलों के बीच से एक गोल्डन चैरियट बाहर निकलता है, जिसके अंदर से वो गॉड लाइक आवाज़ वापस आती है, ये इल्यूजनरी वर्ल्ड खत्म होने वाला है।
तभी जमीन से वो एंशिएंट टेम्पल हवा में एक मीटियोर की तरह शूट होता है और सीधा उस गोल्डन चैरियट से जाके टकराता है। बूम! आसमान जैसे फट जाता है और डिमेंशन की क्रैक सीधा स्टार्स तक स्ट्रेच हो जाती हैं। उस टेम्पल के अंदर से वही छोटा सा मंक निकलता है। वो ब्लैक फॉग में छिपे हुए उस मिस्टीरियस एंटिटी से बात करता है। ब्लैक फॉग कहता है, तुम लोग क्यों रेजिस्ट कर रहे हो? तुम सब एक फेक प्रोजेक्शन हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। पर वो छोटा मंक बहुत ही काम तरीके से जवाब देता है, कौन तय करेगा कि असलियत क्या है और इल्यूजन क्या है? एक फूल के अंदर पूरी दुनिया हो सकती है, एक घास के तिनके में हेवन हो सकता है। तुम्हारे लिए हम फेक हो सकते हैं, पर हमारे लिए तेरा पूरा वजूद सिर्फ एक पेड़ का पत्ता हो सकता है। व्हाट अ सैवेज रोस्ट! लेकिन तभी वो अदरवर्ल्डली फॉग जोर से हंसता है। हा हा हा, बहुत अच्छी स्पीच थी बुद्धा, पर पावर के आगे ये बातें फेक हैं। तुम्हारी दुनिया के हाफ एंसेस्टर्स तो मारे जा चुके हैं। हमारे 24 वॉर स्वॉर्ड्स वापस आएंगे और हम इस दुनिया को मिटा देंगे। गाइज, जैसे ही उस अदरवर्ल्डली फॉग ने बुद्धा नाम लिया, शाओ चेन के दिमाग के तार हिल गए। वो छोटा मंक कोई और नहीं, खुद बुद्धा था। वो डाओइस्ट बच्चा प्राइमोर्डियल लॉर्ड था और वो मर्डरस बच्चा तोंथियान सेक्ट लीडर था। हाँ गाइज, ये वही हाफ एंसेस्टर्स थे जिनके सर शाओ चेन ने 3 साल पहले काटे थे। वो एक्चुअली मरे नहीं थे, बल्कि उन्होंने रीबर्थ ले लिया था एज किड्स, ताकि वो अपने असली रूप को छिपा सकें। और इसके बाद आसमान में 10 से ज़्यादा गोल्डन चैरियट्स यानी अदर वर्ल्डली हाफ एंसेस्टर्स अपीयर होते हैं। ये एक प्रॉपर इन्वेजन था। पर वेट, इमॉर्टल वर्ल्ड भी पीछे नहीं था। आसमान लगातार फटने लगता है और एक के बाद एक सारे डेड गॉड्स बच्चों के रूप में अपीयर होने लगते हैं। 3 साल का गोल्डन हेड बच्चा, सन सेक्रेड गॉड, ब्लैक एनर्जी में लिपटा बच्चा, सेटन, डाओइस्ट जुनती, वेस्टर्न गॉड्स और यहाँ तक कि व्हाइट टाइगर होली एम्परर सब वापस आ गए थे। शाओ चेन के पास से सारे सेक्रेड टूल्स, सेटन्स वॉन्ड, लोटस प्लेटफॉर्म, 4 स्वॉर्ड्स निकलकर हवा में उड़ते हैं और अपने ओरिजिनल ओनर्स यानी उन रीइंकारनेटेड किड्स के हाथों में चले जाते हैं। अगर शाओ चेन के सर पर वो रेनबो सेक्रेड ट्री ना होता तो वो वहीं जलकर राख हो जाता। और तभी वहां बटरफ्लाई बनकर लेजेंडरी ज्वांग जी अपीयर होता है। अदर वर्ल्डली एनिमीज चिल्लाते हैं, तुमने हमें इस फेक दुनिया में ट्रैप करने के लिए ये सब ड्रामा रचा था, पर फायदा क्या? तुम्हारे एंसेस्टर गॉड्स तो मर चुके हैं। तभी वॉर शुरू हो जाती है। व्हाइट टाइगर बच्चा अचानक एक माउंटेन के साइज के जायंट टाइगर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और एक चैरियट को फाड़ देता है। टोंग टियान अपने 4 इमॉर्टल स्लेइंग स्वॉर्ड्स की कियोटिक एनर्जी फायर करता है। डाओइस्ट जुनती अपने 7 ट्रेजर्स ट्री से आसमान को स्वीप करता है। सन गॉड अपने सेक्रेड स्टोन से दुश्मनों को धूल चटा रहा था। ये गॉड्स भले ही बच्चे थे, उन अदरवर्ल्डली हाफ एंसेस्टर्स के चैरियट्स को लिटरली कचरे की तरह तोड़ रहे थे। ये सीन देखकर शियाओ चेन कंप्लीटली नंब था। उसकी समझ में आ रहा था कि उसने 3 साल पहले जो स्लॉटर किया था वो इन्हीं गॉड्स का प्लान था, ताकि ये अदरवर्ल्ड वालों को लग सके कि इमॉर्टल वर्ल्ड वीक हो चुका है और वो ट्रैप में फंसकर यहां आ जाएं। लेकिन तभी स्पेस फॉल्ट की तरफ से एक ऐसी भयंकर हेवन शैटरिंग आवाज आती है जिससे बुद्धा, टोंग तिएन और सबके होश उड़ जाते हैं। कोई साय करते हुए कहता है, प्लान फेल हो गया। जिसे आना चाहिए था वो नहीं आया और जिसे नहीं आना चाहिए था वो आ गया। अदरवर्ल्डली आर्मी का एंसेस्टर गॉड वहां आ चुका था। हाफ एंसेस्टर्स तो बच्चे लेवल पे खेल रहे थे, पर एक एंसेस्टर गॉड के सामने पूरी दुनिया खत्म हो सकती थी। पर अगले ही सेकंड सदर्न डायरेक्शन यानी इमॉर्टल्स मेनलैंड से एक और इनडिस्क्राइबेबल यूनिवर्स शेकिंग गॉड लेवल ऑरा वहां पहुंचती है। अदर वर्ल्ड का गॉड हैरत से चिल्लाता है, एंसेस्टर गॉड? ये कैसे हो सकता है? इमॉर्टल्स मेनलैंड में कोई एंसेस्टर गॉड जिंदा कैसे बचा है? अचानक उस फॉल्ट से एक ऐसी भयंकर मॉन्स्ट्रस एनर्जी निकलती है जो एक वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग हरिकेन यानी तूफान की तरह थी। इस एनर्जी की एक वेव ने व्हाइट टाइगर सेंट एम्परर और फर्स्ट जनरेशन स्काई डेविल पैलेस मास्टर, जो लगभग हाफ एंसेस्टर लेवल के थे, को हवा में पत्ते की तरह उड़ा दिया। ये एनर्जी किसी नॉर्मल गॉड की नहीं थी, ये था अदर वर्ल्ड का एंसेस्टर गॉड, एक ऐसी एंटिटी जिसका सिर्फ आना ही हेवन और अर्थ को शेक करने के लिए काफी था। लेकिन इमॉर्टल वर्ल्ड के एक्सपर्ट्स पीछे हटने वालों में से नहीं थे। व्हाइट टाइगर सेंट एम्परर एक जोर की दहाड़ मारता है और उस डार्क बादलों की तरफ चार्ज करता है। उसकी दहाड़ से स्काई कोलैप्स होने लगता है और आसमान के तारों से एंडलेस स्टारलाइट सीधा उसके अंदर आके समा जाती है। उसका साइज बढ़ते बढ़ते 1,00,000 फीट लंबा हो जाता है। उसकी बॉडी इतनी बड़ी हो गई थी कि वो वॉइड को चीरते हुए सीधा स्टाई स्काई यानी यूनिवर्स में घुस रहा था। उसका एक मूवमेंट वॉइड को कांच की तरह तोड़ रहा था।
वो अपने मुंह से एक वाइट लाइट की बीम फायर करता है जो अदरवर्ल्ड के गोल्डन चैरियट को इंस्टेंट डिस्ट्रॉय कर देती है। स्काई डेविल पैलेस मास्टर भी अपनी आखिरी उम्मीद में हवा में उड़ जाता है। उन्हें पता था कि अगर एंसेस्टर गॉड ने कंप्लीटली एंटर कर लिया तो उनका गेम वहीं ओवर हो जाएगा। पर तभी बूम, एक ऐसी आवाज आती है जिससे सारे हाफ एंसेस्टर्स की धड़कनें रुक जाती हैं। अदरवर्ल्ड का एंसेस्टर गॉड अब ऑफिशियली एंटर कर चुका था। एंशिएंट गॉड डेजर्ट की गहराई उसके आते ही कोलैप्स होके मिट्टी यानी केओस में बदल गई। सबको लगा कि अब मौत तय है, लेकिन ठीक उसी वक्त इमॉर्टल्स मेनलैंड की साउथ डायरेक्शन से एक और एंसेस्ट्रल गॉड लेवल की एनर्जी स्प्रेड होती है। इस एनर्जी ने पूरे 2 लाख किलोमीटर्स के एंशिएंट गॉड डेजर्ट को उबाल कर रख दिया। रेत की वेव्स, सैंड वेव्स सुनामी की तरह उठने लगी और ये वेव्स 10-20 मीटर नहीं बल्कि 1 लाख फीट ऊंची थी। ये रेत की दीवार आसमान को छू रही थी। 2 एंसेस्टर गॉड्स की पावर्स आपस में टकरा रही थी और उनके टकराने से 1 लाख किलोमीटर्स का डेजर्ट कंप्लीटली फट गया था। ये इतना भयंकर था कि सारे हाफ एंसेस्टर्स को उनके एंसेस्टर गॉड्स की सुप्रीम मैजिक पावर का शील्ड लगाकर हवा में उड़ना पड़ा, जिसमें श्याओ चैन भी शामिल था। हर किसी के दिमाग में बस एक ही सवाल था, इमॉर्टल वर्ल्ड का एंसेस्टर गॉड कौन है? सब तो मर चुके थे ना? तभी अदरवर्ल्ड का एंसेस्टर गॉड एक हैरत भरी आवाज में चिल्लाता है, जिसकी आवाज से श्याओ चैन हवा से गिरते गिरते बचता है। तुम शेन्नोंग, ये कैसे हो सकता है? तुम तो मर चुके थे ना? गाइज, ये सुनकर सारे हाफ एंसेस्टर्स शॉक में चले गए। शेन्नोंग वो लेजेंड जिसने पास्ट में अदरवर्ल्ड के एक एंसेस्टर गॉड को मारने के बाद उसकी डेड बॉडी से निकले वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग कॉप्स पॉइजन को रोकने के लिए अपनी ही बॉडी को एक कॉल्ड्रन यानी भट्टी बना लिया था और खुद को माउंटेन्स और रिवर्स में सैक्रिफाइस कर दिया था। ये सीक्रेट हिस्ट्री आज तक किसी को नहीं पता थी। शेन्नोंग ने अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए खुद को मिटा दिया था। पर शेन्नोंग यहां कैसे आया? सभी हाफ एंसेस्टर्स की नजरें अचानक जुआंगजी पर जाती हैं। जुआंगजी कहता है, मैं शेन्नोंग नहीं हूं, मैंने बस एंसेस्ट्रल गॉड शेन्नोंग की बची हुई कॉन्शियसनेस को गाइड करने के लिए अपनी बॉडी एज अ वेसल यानी बर्तन प्रोवाइड की है। गाइस, जुआंगजी का मेंटल स्टेट इतना सुप्रीम था कि वो एक डेड एंसेस्टर गॉड की सोल को वापस इस डिमेंशन में बुला लाया था। और इसके बाद शुरू होता है टोटल स्लॉटर। तोंगतियन सेट लीडर चिल्लाते हैं, सब क्या देख रहे हो? शेन्नोंग ने एनिमी के एंसेस्टर गॉड को रोक लिया है। इन अदरवर्ल्ड के हाफ एंसेस्टर्स में से एक भी जिंदा वापस नहीं जाना चाहिए। तोंगतियन अपनी अल्टीमेट इमॉर्टल एग्जीक्यूशन फॉर्मेशन, वर्ल्ड की टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट किलिंग फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देता है। चारों स्वॉर्ड्स यूनिवर्स तक स्ट्रेच होती हैं। उसके स्ट्राइक्स इतने ब्रूटल थे कि एक स्ट्राइक में अदरवर्ल्ड के एक हाफ एंसेस्टर की बॉडी और चैरियट दोनों हाफ में कट जाते हैं। उसका थर्ड स्ट्राइक हेवन डिफाइंग डाउ सीधा स्टारी स्काई से स्टारलाइट खींचकर एनिमी हाफ एंसेस्टर के सीने के आर पार एक ब्लडी होल बना देता है। वहीं दूसरी तरफ डाओइस्ट जुंती और सेटन ने टीम अप कर लिया था। डाओइस्ट जुंती ने अपना 18 आर्म्स वाला गोल्डन बॉडी निकाल लिया था और सेटन अपने डेविल स्टाफ से स्टारलाइट से डार्क क्लाउड्स ऑफ डेथ समन कर रहा था। उन दोनों ने मिलकर एनिमी हाफ एंसेस्टर की ऐसी कुटाई की कि उस एनिमी ने रोते हुए चिल्ला के कहा, तुम दोनों मिलके अकेले मुझे मार रहे हो, बेशर्म नहीं हो तुम? पर जुंती ने हंसते हुए अपना 7 कलर्ड रेनबो उस पर गिराकर उसका एक हाथ काट दिया और सेटन ने उसके स्पाइन पर रॉड ऐसी मारी कि वो लगभग टूट गई। और इस सब के बीच आसमान में एंसेस्टर गॉड्स यानी शेन्नोंग और अदरवर्ल्ड गॉड की लड़ाई चल रही थी। उनकी लड़ाई इतनी इंटेंस थी कि किसी को दिख नहीं रही थी। शायद वो डीप यूनिवर्स में लड़ रहे थे, पर उनकी प्रेजेंस पूरे इमॉर्टल वर्ल्ड के लिविंग बीइंग्स के दिलों में एक एक्सट्रीम पैनिक और हार्ट अटैक जैसी फीलिंग पैदा कर रही थी। पूरा कॉन्टिनेंट साइलेंट और डरा हुआ था। तभी लेजेंडरी मार्शल सेंट सन ऊ आगे आता है। उसके हाथ में एक स्टोन डैगर था। उसने एक अटैक किया और वॉइड को चीरते हुए एक हाफ एंसेस्टर का सिर धड़ से अलग कर दिया। खून आसमान तक उछला। तोंगतियन ने दूसरे को अपनी 4 स्वॉर्ड से चकनाचूर कर दिया। सनू चिल्लाता है, जुआंगजी, ये स्टोन डैगर एंसेस्टर गॉड शेन्नोंग को दे दो, इससे उनके जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जुआंगजी बटरफ्लाई बनके उस डैगर को लेके स्पेस में गायब हो जाता है। शियाओ चैन भी चिल्लाता है कि उसके पास भी स्टोन आर्टिफैक्ट्स हैं, पर सन ऊ उसे रोकते हुए कहता है, नहीं शियाओ चैन, तुम यहीं रुकोगे, तुम इस पूरे प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा हो। जल्दी से उस स्नो वाइट लिटिल बीस्ट केगे को जगाओ और लॉस्ट पैराडाइस ओपन करो। हमें इन हाफ एंसेस्टर्स की आत्माओं को परमानेंटली मिटाना है और लॉस्ट पैराडाइस इनका नाइटमेयर है। गाइज, यहां आके शियाओ चैन और हमारा दिमाग पूरी तरह से खुल गया। ये पूरा 3 साल का मास्टर प्लान था। इमॉर्टल वर्ल्ड के हाफ एंसेस्टर्स का फेक मरना, शियाओ चैन का 24 स्वॉर्ड्स और लॉस्ट पैराडाइस लेके भागना, अदरवर्ल्ड वालों को लेयर करना और अब लॉस्ट पैराडाइस में फंसा के उन्हें जेन्युइनली मिटाना, मास्टर स्ट्रोक।
तभी सन गॉड और बाकी सारे हाफ एंसेस्टर्स एक फॉरबिडन पावर यूज करते हैं, स्टार फॉल। वो हेवन और यूनिवर्स से लिटरली एंडलेस तारों को एंशिएंट गॉड डेजर्ट में क्रैश करवा देते हैं ताकि कोई एनिमी भाग ना पाए। प्राइमोर्डियल चिल्लाता है, एक भी बचना नहीं चाहिए। सन वू बताता है कि जुआन युआन, लाओजी, चियू, सदर्न वेस्टलैंड ओल्ड ड्रैगन और बाकी लेजेंडरी एक्सपर्ट्स ऑलरेडी उस डिमेंशन क्रैक पर एम्बुश लगा के बैठे हैं। ये एक परफेक्ट डेथ ट्रैप था। शाओ चैन तुरंत अपने दिल से केके को अवेकन करने की कोशिश करने लगता है ताकि लॉस्ट पैराडाइज खुल सके, पर एपिसोड के आखिरी सेकंड में उस स्पेशल फॉल्ट से एक ऐसी हार्ट स्टॉपिंग वार्निंग आती है जिससे सबका खून जम जाता है। नॉट गुड। इममॉर्टल वर्ल्ड में एक और एक्सपर्ट एंटर करने वाला है और वो भी एक एंसेस्टर गॉड लग रहा है। सारे हाफ एंसेस्टर्स यानी गॉड्स की सांसें अटक जाती हैं। ये इम्पॉसिबल है। एक और यूनिवर्स एनलाइटेंड एंसेस्ट्रल गॉड। इममॉर्टल वर्ल्ड की आधी जान तो पहले एंसेस्टर गॉड को रोकने में ही निकल गई थी और अब दूसरा आ रहा था। सबको लगने लगा कि अब इममॉर्टल वर्ल्ड का अंत तय है। लेकिन तभी सन गॉड, सेटन और बाकी वेस्टर्न गॉड्स एक साथ चिल्लाते हैं, स्टारफॉल। जो हजारों तारे पहले दुश्मनों पर गिरने वाले थे, उन्होंने उनका डायरेक्शन चेंज करके सीधा उस डिमेंशन क्रैक की तरफ कर दिया। आसमान से लिटरली सन्स गिरते हुए दिख रहे थे। उन फॉलिंग स्टार्स की रोशनी ने पूरे कॉन्टिनेंट को अंधा कर दिया और जमीन पर रहने वाले करोड़ों लोग डर के मारे घुटनों पर गिर गए। बुम बुम बुम। सैकड़ों मीटियोर्स उस क्रैक से टकराते हैं, जिससे वहां का स्पेस एक प्योर डिस्ट्रक्टिव एनर्जी जोन में बदल जाता है। अदरवर्ल्ड के दूसरे एंसेस्टर गॉड को आगे बढ़ने से रोकने के लिए ये एक डेस्परेट कोशिश थी। प्राइमोरियल लॉर्ड चिल्लाता है, उसको आने के लिए एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन बनानी पड़ेगी। हमें इन तारों को उस क्रैक के अंदर भेजकर उस फॉर्मेशन को तोड़ना होगा। अगले ही सेकंड वहां खड़े सारे गॉड्स जैसे बुद्धा, तोंगतियान, जुनती और एम्बुश में छुपे ग्रेट एम्परर जुआन युआन, लाओजी और बाकी लेजेंड्स डायरेक्टली आउटर स्पेस से मैसिव प्लैनेट्स और स्टार्स को अपनी मैजिक पावर से खींचकर उस डिमेंशन क्रैक में घुसाने लगते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इनविजिबल हाथ पूरे यूनिवर्स को इस डेजर्ट में पेल रहा हो। और ये प्लान काम करता है। अदर वर्ल्ड के एंसेस्टर गॉड की टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन टूट जाती है और वो टेम्परेरीली वहीं रुक जाता है। इसके बाद इममॉर्टल वर्ल्ड के हाफ एंसेस्टर्स बचे हुए अदर वर्ल्ड हाफ एंसेस्टर्स पर एक तरफा स्लॉटर यानी मैसेकर शुरू कर देते हैं। इममॉर्टल एग्जीक्यूशन फॉर्मेशन, बुद्धा का सील, सेटन का डार्कनेस सब मिलाकर उस हिस्से को कंप्लीटली इरेज कर देते हैं। पर असली टेंशन तब शुरू होती है जब सबको पता चलता है कि अगर एंसेस्टर गॉड शेननोंग उस पहले अदरवर्ल्ड एंसेस्टर गॉड से हार गया तो ये सब बेकार हो जाएगा। मार्शल सेव सनवू चिल्लाता है, जल्दी से इन मरे हुए अदरवर्ल्ड हाफ एंसेस्टर्स की आत्माओं यानी स्पिरिचुअल सेंस को सील करो ताकि ये वापस ना आ सकें। और यहां एंट्री होती है हमारे मासूम केके की। शाओ चैन अपनी बॉडी से लाइट भेजकर केके को नींद से जगाता है। पहले तो केके नखरे दिखाता है, उसे खाने का लालच था, पर जैसे ही वो बाहर आता है और आसमान में उन रीइंकार्नेटेड गॉड्स को देखता है तो उसे गुस्सा आ जाता है। स्काउंड्रल्स, तुम सब गंदे लोग हो। शाओ चैन उसे शांत करके सिचुएशन की सीरियसनेस समझाता है। केके रोते रोते अपना लॉस्ट पैराडाइस ओपन करता है। सनवू केके को समझाता है कि उन दुश्मनों की आत्माओं को लॉस्ट पैराडाइस में रिफाइन करने से उसे बहुत पावर मिलेगी। केके खुश होकर सारी दुश्मन आत्माओं को अपने डिमेंशन में ट्रैप कर लेता है। तभी बटरफ्लाई यानी ज़ुआंगजी अचानक अपीयर होता है और एक बहुत बुरी खबर देता है। शेननोंग हार रहा है। उसके पास असली फिजिकल बॉडी नहीं है, इसलिए वो अपनी फुल पीक पावर यूज नहीं कर पा रहा। ये सुनते ही ग्रेट एम्परर जुआन युआन, सन वू और बाकी टॉप लेजेंड्स तुरंत स्टारी स्काई की तरफ उड़ते हैं ताकि वो शेननोंग की मदद कर सकें। लेकिन पीछे छूट जाते हैं टोंगटियान, प्रिमोर्डियल, सन गॉड, झुंटी और बाकी सो कॉल्ड गॉड्स। और यहीं से शुरू होता है बिट्रेयल। सदर्न वेस्टलैंड ओल्ड ड्रैगन साय करते हुए कहता है, हमने इन हाफ एंसेस्टर्स को ट्रैप करने का प्लान बनाया था, पर इनके एंसेस्टर गॉड्स आ गए, हमारा प्लान फेल हो गया। तभी टोंगटियान की आंखों में एक भयंकर कोल्ड मर्डरस इंटेंट आता है। वो सभी गॉड्स मिलकर शाओ चैन को घूरने लगते हैं। उनकी नजरें ऐसी थीं जैसे उन्हें कोई बकरा मिल गया हो जिसे वो बलि चढ़ाने वाले थे। अगले ही सेकंड टोंगटियान अपनी गॉड लेवल स्पीड से आके शाओ चैन को पकड़ लेता है। केटे गुस्से में चिल्लाता है, छोड़ दो उसे गंदे आदमी। पर प्रिमोर्डियल एक कोल्ड इमोशनलेस आवाज में कहता है, 24 स्वॉर्ड्स और हेवनली स्टील लॉस्ट पैराडाइज को सील कर सकते हैं, तो डेफिनेटली इस डायमेंशनल क्रैक को भी सील कर सकते हैं। ये सुनते ही शाओ चैन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो कहता है, ठीक है, मेरे पास 16 स्वॉर्ड्स हैं, मैं वो दे देता हूँ।
लेकिन टोंगटियान एक ईविल हंसी के साथ कहता है, नहीं, तुम्हारी बॉडी में और भी मिस्टीरियस आर्टिफैक्ट्स हैं जिसे हम भी नहीं देख सकते। तुम इन 24 स्वॉर्ड्स के साथ इस क्रैक को डेकेड्स यानी दशकों तक सील करने के लिए परफेक्ट सैक्रिफाइस हो। गाइज, इन कुत्तों ने लिटरली डिसाइड कर लिया था कि वो शाओ चैन को जिंदा दफना यानी सील दे देंगे। के रोने लगता है, मैं अपना लॉस्ट पैराडाइज दे दूंगा, प्लीज उसे छोड़ दो। के टोंगटियान को अटैक करने की कोशिश करता है, पर उन गॉड्स की स्पीड इतनी तेज थी कि के उन्हें टच भी नहीं कर पा रहा था। और इसके बाद जो हुआ उसने मेरा दिमाग खराब कर दिया। उन सब ने मिलकर बाकी बची हुई 8 स्वॉर्ड्स मंगवाईं जो उन्होंने बाद में ढूंढी थी। सबसे पहले टोंगटियान ने आगे आके एक स्वॉर्ड लिटरली शाओ चैन के सीने के आर पार कर दी, खून का फव्वारा छूटा। फिर प्रिमोडियल आगे आया और दूसरी स्वॉर्ड शाओ चैन के पेट में घोंप दी। एक के बाद एक सन गॉड, झुंटी और ग्रेट हेवनली डेविल ने आके जिंदा शाओ चैन की बॉडी में तलवारें घोंप दी। जमीन खून से लाल हो चुकी थी और शाओ चैन की बॉडी में 8 बड़े बड़े ब्लडी होल्स थे। के चीख चीख कर रो रहा था, नहीं प्लीज छोड़ दो उसे। के का वो दर्दनाक रोना सुनकर किसी का भी दिल टूट जाए। शाओ चैन हंसते हुए कहता है, के भाग जाओ यहां से, मुझे इनसे कोई नफरत नहीं है, तुम लॉस्ट पैराडाइज में सेफ रहना। उन रूथलेस गॉड्स ने बिना किसी रहम के शाओ चैन की उस छलनी हुई बॉडी को उठाकर सीधा उस डायमेंशन क्रैक के अंदर फेंक दिया। सील। उन सब ने मिलकर चैंट किया। शाओ चैन की बॉडी से 24 स्वॉर्ड की निकलती हैं और पूरे फॉल्ट को सील कर देती हैं। शाओ चैन की बॉडी अचानक से स्टोन में बदलने लगती है और एक जायंट माउंटेन साइज्ड स्टैचू बन जाती है, जिसके आर पार आज भी वो स्वॉर्ड्स गड़ी हुई थीं। वो वहां हमेशा के लिए जमा दिया गया। व्हाइट टाइगर एम्परर हंसते हुए कहता है, लगता है हमने इस क्रैक को सैकड़ों सालों के लिए सील कर दिया है। टोंगटियान और झुंटी आके उस स्टोन स्टैचू के आगे घूमते हुए ज्ञान देते हैं, तू शाओ चैन आज इस दुनिया का सबसे बड़ा हीरो बन गया, पर अफसोस तेरा ये सैक्रिफाइस किसी को कभी पता नहीं चलेगा। तू बस इस अंधेरे में चुपचाप खड़ा रहे। और गाइज, रियलिटी देखो इस नॉवेल की। एंड में शेन्नोंग वो बैटल जीत जाता है और इमॉर्टल वर्ल्ड बच जाता है। दुनिया वाले शेन्नोंग की पूजा करने लगते हैं और उन सारे धोखेबाज हाफ एंसेस्टर्स टोंगटियान, बुद्धा, झुंटी को दुनिया सेंट्स यानी महान मानकर पूजने लगती है कि उन्होंने यूनिवर्स को बचाने के लिए कितने सैक्रिफाइसेस दिए हैं। किसी को नहीं पता था कि उन्होंने एक मासूम इंसान को जिंदा पत्थर बनाकर उसमें तलवारें घोंप दी थीं। शाओ चैन का नाम अगर कोई याद भी रखेगा तो सिर्फ एज अ मर्डरर जिसने गॉड्स को मारा था। और वहां डेजर्ट की गहराई में उस ठंडे अकेले स्टैचू के ऊपर बैठा हमारा छोटा सा के बस अकेला रो रहा था। उहू, मुझे ऐसा नहीं चाहिए था। तो गाइज, ये एपिसोड सच में अंदर तक झकझोर देने वाला था। इन फेक गॉड्स ने हिपोक्रेसी की सारी हदें पार कर दी हैं। शाओ चैन का अल्टीमेट सैक्रिफाइस और उसके बदले में उसे मिला एक ऐसा लेबल जिसे दुनिया सिर्फ गाली देगी। क्या शाओ चैन सच में स्टैचू के अंदर मर चुका है, या इन घटिया और दोगले भगवानों से अपना हिसाब बराबर करने के लिए वो किसी दिन वापस आएगा? मुझे कमेंट्स में बताओ कि इन सब में सबसे बड़ा विलेन कौन था। अगर आपको इस हार्ट ब्रेकिंग नैरेशन ने फील कराया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।